पायल गाड़ी लेकर मेहता निवास से निकल तो गई थी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। सिद्धार्थ ने उसे ना तो कोई सामान और ना ही अपना पर्स लेने तक का मौका दिया था। जिस तरह अपने आदमियों से कहकर उसने धक्के मारकर उसे और नलिनी को घर से बाहर निकाल दिया था, उससे वो अब तक कसमसा रही थी। ना तो उसके पास इस वक्त पैसे थे और ना ही उसकी आईडी। नलिनी उसकी बगल वाली सीट पर बैठी अब तक सुबह रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पायल ने एक बार डैशबोर्ड की तरफ नजर डाली। वहां पर एक तरफ सिगरेट की एक डब्बी रखी हुई थी। उसने उसमें से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। सिगरेट के 2-4 लंबे लंबे कश लगाने के बाद उसे कुछ राहत महसूस हुई। उसने थोड़ा इरिटेट होकर नलिनी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मॉम अब आप प्लीज रोना बंद करेंगी। मगर नलिनी चुप नहीं हुई। कैसे चुप हो जाऊं? सब कुछ तो खत्म हो गया, कुछ नहीं है अब हमारे पास। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बार बार अपनी गाड़ी लॉक करना भूल जाती है, वरना अभी हम दोनों सड़क पर लावारिस की तरह भटक रहे होते। ना हमारे पास पैसे हैं, ना रहने का कोई ठिकाना, कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे? कहते हुए नलिनी एक बार फिर से सुबकने लगी थी। मॉम आप प्लीज टेंशन मत लो, मैं करती हूँ कुछ। पायल ने नलिनी को तसल्ली देते हुए कहा, तू इसी वक्त नमक को फोन कर और उसे सारी बात बता, बस वही हमारी मदद कर सकता है। नलिनी ने पायल का फोन उसके हाथ में देते हुए कहा। पायल ने अपने हाथों में पकड़े सिगरेट की तरफ नजर डाली जो लगभग खत्म हो चुकी थी। सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा उसने खिड़की से बाहर उछाल दिया। नलिनी के हाथ से फोन लेकर उसने नमन को कॉल किया। एक के बाद एक उसने 3 बार उसका नंबर डायल किया। रिंग जाती रही, लेकिन नमन ने उसका फोन नहीं उठाया। पायल का दिल बैठने लगा था। फिलहाल नमन के अलावा और किसी से मदद मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसने भी आज खुद से अपना मुंह फेर लिया था। अपने आंसू पोंछते हुए नलिनी ने पायल की तरफ देखा। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है? पायल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप फोन एक तरफ रख दिया। एक पल में ही नलिनी की समझ में सारी बात आ गई। गुस्से में अपना हाथ गाड़ी की सीट पर मारते हुए वो बोली, नमन इतना बड़ा मतलबी और धोखेबाज आदमी निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे मुझे तो तभी उसकी असलियत समझ लेनी चाहिए थी जब उसने सुमन को धोखा दिया था। और जो आदमी एक बार किसी को धोखा दे सकता है वो दोबारा क्यों नहीं दे सकता? मगर नलिनी के मुंह से नमन की बुराई पायल से बर्दाश्त नहीं हुई। भले ही वो उसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन पायल अभी उसे प्यार करती थी। परेशान होकर वो गुस्से में नलिनी के ऊपर ही चिल्ला उठी, मॉम प्लीज कुछ भी मत बोलने लग जाओ आप, नमन मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। पायल का गुस्सा देखकर नलिनी शॉक्ड हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि पायल उसके ऊपर गुस्सा करेगी। कुछ पलों बाद जब वो अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर आई तो उसने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे माफ कर दे पायल बेटा, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। अब तू खुद ही देख लेना तो कितना प्यार करती है नमन से। हम सभी ने हमेशा उसके साथ अच्छे से बिहेव किया, फिर भी आज जरूरत पड़ने पर उसने हमारा साथ नहीं दिया। मुझे बुरा तो लगेगा ना? उसकी इस बात का पायल के पास कोई भी जवाब नहीं था। बस इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी तेरे प्यार के लायक ही नहीं है। बाकी मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। नलिनी ने उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, आई नो मॉम। पायल ने भी अब हताशा से भरी आवाज में कहा, तो अब हम कहाँ जाएंगे? नलिनी ने थोड़ी परेशानी से सामने सड़क की तरफ देखते हुए पूछा, अब तो बस एक ही है जो हमारी हेल्प कर सकती है। कहते हुए पायल ने गाड़ी वापस स्टार्ट की और तेजी से सड़कों पर दौड़ा दी। करीब आधे घंटे के बाद उसकी गाड़ी जेनी के घर के सामने रुकी हुई थी। जेनी के पास उसने अपने काफी सारे पैसे छोड़ रखे थे जो आज उसके काम आ रहे थे। अपने पैसे उसे लेने के बाद उसने जेनी को थैंक यू कहा। अरे थैंक यू काहे को बोल रहा है, अभी तुम्हारे ही पैसे हैं ये सब, जेनी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। उसने एक नजर पायल के ऊपर डाली जो अब तक अपने नाइट गाउन नहीं थी। उसे पायल की इस हालत पर अफसोस हो रहा था। वो अंदर चली गई और कबर्ड में से अपने कुछ कपड़े निकाल कर ले आई। उसने वो कपड़े पायल को देते हुए पूछा, लो तो अभी आगे की क्या प्लानिंग है तुम्हारी? पायल ने उसके हाथ से कपड़े लेते हुए परेशानी से भरकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करने वाली हूँ। मगर फिर उसने बड़ी उम्मीद से जेनी की तरफ देखते हुए कहा, जेनी तुम्हारे तो बहुत सारे कनेक्शंस हैं ना, प्लीज तुम मेरे लिए कोई नई स्क्रिप्ट्स का इंतजाम कर सकती हो। मैं छोटे रोल्स भी करने को तैयार हूँ। देखो मैडम, मैंने तुमको पहले भी समझाया था, अभी ऐसी सिचुएशन में तुमको कोई काम ना को देगा, थोड़ा वेट करने को मांगता है। जेनी ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पायल का चेहरा उतर गया। अभी इतने से पैसे से कैसे खर्चा पूरा करेगी तुम? अभी तो होमलेस भी हो गया ना तुम? जेनी ने थोड़ी हमदर्दी जताते हुए पूछा। आई नो जेनी, इसलिए तो मैं जल्दी से जल्दी काम वापस शुरू करना चाहती हूँ। अब सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो, प्लीज हेल्प मी। पायल ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैडम वो लास्ट टाइम मैंने तुमको एक ऑफर दिया था, यू स्टिल रिमेंबर दैट? जेनी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। लास्ट टाइम जब पायल ने उससे अपने लिए कोई रोल खोजने को कहा था तो जेनी ने उसे कुछ थर्ड ग्रेड मूवीज के बारे में बताया था जिनमें उसे आसानी से रोल मिल सकता था। उसकी बात याद आते ही पायल शॉक्ड हो गई थी। यू मीन सीक्रेट मूवीज? हाँ, पायल ने भी जेनी से पूछा। हाँ वही सब, अब तुमको करने का है तो बोलो, मैं अभी डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करा देगी। जेनी ने जवाब दिया। पायल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। सोनल ना जाने कितनी देर तक उस वीआईपी वार्ड में सोती रही। नींद में उसे अपने हाथों पर वेट फील हो रहा था। हाथ में दर्द होने की वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने हल्के से अपना चेहरा घुमाते हुए देखा तो चौंक गई। सिद्धार्थ उसके हाथों पर अपना सिर रखे हुए ही सो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस तरह सोते हुए काफी देर हो चुकी थी। वो कुछ पलों तक तो उसे ऐसे ही सोते हुए देखती रही। हालांकि प्रेशर पड़ने की वजह से उसके हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथों में कोई हरकत नहीं होने दी। उसे डर था कि ऐसा करने से सिद्धार्थ जाग जाएगा। वैसे भी तो वो कितना थका हुआ था। पिछले 3-4 दिनों से वो पहले ही रात रात भर जागकर काम कर रहा था और अब उसके साथ ये सब भी हो गया था। ऐसे में इतनी मुश्किल से वो फाइनली अब सो रहा था तो उसे जगाना सोनल को सही नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ अभी भी व्हीलचेयर पर ही था। इस पोजीशन में बिस्तर पर सोनल के हाथों से अपना सिर टिकाए सोने में उसे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी। अनकंफर्टेबल पोजीशन में होने के कारण नींद में उसकी आईब्राउज उकड़ गई थी। सोनल तो बस उसके चेहरे की तरफ ही एकटक देखी जा रही थी। इस एक पल में उसके दिल में न जाने कितने सारे इमोशंस आए और चले गए। रूम में एसी ऑन था और सिद्धार्थ ने इस वक्त बस हॉस्पिटल का एक पतला सा गाउन पहन रखा था। ठंड के कारण वो व्हीलचेयर पर एकदम सिमटा हुआ सा बैठा हुआ था। जब सोनल को महसूस हुआ कि सिद्धार्थ को ठंड लग रही है तो वो परेशान हो गई। वो अपना हाथ उसके सिर के नीचे से निकाल भी नहीं सकती थी। आखिर में वो धीरे से उठकर बैठ गई। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द हुआ था, मगर अपने दर्द को अनदेखा करते हुए उसने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उसे धीरे से सिद्धार्थ के ऊपर डाल दिया। सोनल ने यह सब बहुत धीरे से किया था ताकि सिद्धार्थ की नींद न खुल जाए, मगर इसके बावजूद सिद्धार्थ की नींद खुल गई थी। नींद से बोझल अपनी आंखों को खोलते हुए उसकी नजर सबसे पहले सोनल के ऊपर पड़ी। सोनल बिस्तर पर पड़ी उसी की तरफ देख रही थी। जब उसने अपनी बॉडी पर ब्लैंकेट की गर्माहट को फील किया तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि वो क्या कर रही थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने सिर के नीचे मौजूद पिलो को एडजस्ट करने की कोशिश की। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि वो किसी के पिलो पर नहीं बल्कि सोनल के हाथ पर इतनी देर से सोया हुआ था। एक झटके से हड़बड़ाकर वो सीधा होकर बैठ गया। सोनल ने भी जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया।
सिद्धार्थ जब सोनल के रूम में आया था तो उसे सोनल के लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ। सोनल का हाथ पकड़कर ना जाने कब तक वो वहां बैठा रहा। थके होने के कारण बैठे बैठे ही कब वो इतनी गहरी नींद में चला गया उसे खुद भी पता नहीं चला। अब जागने के बाद सोनल को अपनी तरफ देखता पाकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। अब जब उसे पता चल गया था कि वो सोनल से प्यार करता है तो सोनल को अपने सामने देखकर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। लेकिन ये सब वो अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देना चाहता था। दूसरी तरफ सोनल भी सिद्धार्थ को जागते देखकर थोड़ा घबरा गई थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी धीरे से ब्लैंकेट ओढ़ने के बावजूद वो जाग जाएगा। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद उन दोनों ने लगभग एक ही साथ एक दूसरे से सवाल किया, जाग गई तुम? सेम सवाल सुनकर दोनों के ही फेस पर एक स्माइल आ गई थी। दोनों ने ही इसके जवाब में हाँ में अपना सिर हिलाया। सिद्धार्थ ने पूछा, कैसे हो तुम? सोनल ने पूछा, तुम्हारा पैर कैसा है? एक बार फिर से दोनों ने एक ही साथ सवाल किया था। पहले तो दोनों ही इस कोइंसिडेंस से चौंक गए थे, लेकिन फिर दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। इस बार सोनल के कुछ बोलने से पहले ही सिद्धार्थ बोला, वेल आई एम फाइन थैंक यू सोनल। अपनी जुबान से तो उसने बस इतना ही कहा था, लेकिन और भी बहुत कुछ था जो अनकहा रह गया था, जो वो कहना चाहता था, लेकिन सारे वर्ड्स उसकी जुबान तक आते आते रह गए थे। थैंक यू सोनल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। वरना आज शायद मैं यहाँ इस वीआईपी रूम में इतना रिलैक्स्ड होकर नहीं बैठा होता। सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा, इट्स ओके। सोनल ने एक हल्की सी स्माइल के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए जवाब दिया, आई एम सॉरी, मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ पाई और ऐसे ही सो गई। हे आई एम ओके। सिद्धार्थ ने उसे रिलैक्स करते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ की हाइट और वेट सोनल के मुकाबले बहुत ज्यादा थे। उसे सहारा देते हुए इतनी दूर तक चलने में ऑब्वियसली वो बुरी तरह थक गई होगी, तो इसमें गलत भी क्या था अगर वो बिना उससे मिले सो गई। सोनल ने मुस्कुराते हुए एक बार उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें खिड़की की तरफ घुमा दी। बाहर घना अंधेरा था। ग्लास विंडो होने की वजह से उसमें सोनल को अपनी रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी। सोनल को उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ उससे मिलने रात को यहाँ आ जाएगा। आंख खोलने के बाद जब उसने सिद्धार्थ को अपने पास सोते हुए देखा तो फिर उसे बाकी किसी चीज का ध्यान भी नहीं रह गया था। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तब उसे जाकर एहसास हुआ कि उसके लिप्स अभी भी पहले की तरह ही कड़े और सूजे हुए हैं। यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद ट्रीटमेंट से पहले वो रेस्ट रूम में चली गई थी। हालांकि उसे इस बात का एहसास था कि उसके लिप्स जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए हैं, लेकिन जब उसने खुद को मिरर में देखा ना तो उसे रोना आ गया था। उसके होंठ न केवल बहुत बड़े हो गए थे बल्कि उनका कलर भी पर्पल नजर आ रहा था। कितनी बदसूरत दिख रही थी वो। सब उसके ऊपर हंस रहे होंगे। बाद में जब डॉक्टर अमन उसके ट्रीटमेंट के लिए आए तो उनके फेस के एक्सप्रेशंस भी कुछ ऐसे ही थे। बड़ी मुश्किल से वो अपनी हंसी रोक पा रहे थे। ये सब देखकर सोनल को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अमन हमेशा उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करता था, यहाँ तक कि उसने उसे अपनी बहन भी माना था। फिर भी उसे सोनल को देखकर हंसी आ रही थी, तो फिर वो सिद्धार्थ से क्या उम्मीद कर सकती थी। अभी जब दोबारा उसने खुद को देखा ना तो उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे के जख्म और उसके लिप्स की सूजन अभी ट्रीटमेंट के बाद पहले से काफी बेटर हो चुकी है, लेकिन वो अभी पहले जैसी बदसूरत ही नजर आ रही थी। इस वक्त सिद्धार्थ भी उसके पास ही बैठा था। न जाने वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। ये सब सोचते हुए सोनल को बहुत बुरा लग रहा था। सिद्धार्थ भी विंडो ग्लास में उसके चेहरे के पल पल बदलते एक्सप्रेशंस को देख रहा था। सोनल के मन में क्या चल रहा था वो बिना उसके कहे ही समझ सकता था। अमन ने कहा है कि आज रात भर आराम करने के बाद तुम ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा। सोनल के चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल आ गई थी। मैं बहुत बदसूरत हूं ना? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने बिना एक भी पल गंवाए जवाब दिया, किसने कहा तुमसे तुम बदसूरत हो? तुम तो आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहली थी। दोबारा कभी ऐसा सोचना भी मत। सोनल की यह हालत उसकी वजह से हुई थी, तो फिर वो कैसे उसे उदास होने देता? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस वक्त अच्छी नहीं दिख रही थी। सोनल ने एकदम से सरप्राइज होकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ ने अभी अभी उसे खूबसूरत कहा। पहले तो उसे लगा शायद वो उसके साथ मजाक कर रहा होगा, मगर सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखने के बाद उसे यकीन हो गया था कि उसने ये बात ऑनेस्टली और सीरियसली कही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका क्या जवाब दे। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी डोर पर नॉक करने की आवाज सुनकर उन दोनों का ही ध्यान उस तरफ चला गया। नर्स को रूम में आता देखकर वो दोनों ही बिल्कुल चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। नर्स ने आकर सोनल के हाथ में लगी नीडल निकाल दी और इन्फ्यूजन बोतल को उठा लिया। जाने से पहले सोनल की तरफ देखकर उसने कहा, आपके जख्म पहले से बेहतर लग रहे हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगले कुछ दिनों तक इन पर पानी न लग पाए। एंड डोंट वरी, मैंने दवाई लगा दी है, इसलिए इनके निशान नहीं रहेंगे। लेकिन अगले 2 दिनों तक इन दवाइयों की वजह से आपके जख्मों में काफी खुजली महसूस हो सकती है, खासकर रात के समय ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपने जख्मों को बिल्कुल भी नहीं छूना है, चाहे कितनी भी इचिंग क्यों ना हो, ठीक है? ओके थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगी। सोनल ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। अब नर्स ने सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए कहा, अब आपको भी इनका खास ध्यान रखने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक इन्हें खाने में सिर्फ हल्का खाना दीजिएगा। रात को अगर इनके जख्मों में इचिंग होती है तो आपको इन्हें उसे स्क्रैच करने से रोकना होगा, वरना जख्मों को भरने में ज्यादा वक्त लगेगा। हल्का खाना तो सिद्धार्थ की समझ में आ रहा था, लेकिन ये रात को खुजली वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं कैसे रात को? सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन से नर्स की तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की, मगर नर्स ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, डॉक्टर अमन ने बताया था कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। रात को सोते वक्त आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी हालत में अपने जख्मों को स्क्रैच ना करें। नर्स के जाने के बाद उन दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सोनल को नर्स की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो तो उस नर्स को तुरंत रोक कर बताना चाहती थी कि उसके और सिद्धार्थ के बीच ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों रात को साथ में नहीं सोते हैं, तो फिर वो कैसे रात को उसकी देखभाल कर सकता है? लेकिन नर्स ने क्लियरली कहा था कि डॉक्टर अमन ने उन्हें बता दिया था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ऐसे में वो उसे ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। आज से पहले अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन उसके सामने आई भी होती ना तो थोड़ी डिफिकल्टी के साथ ही सही, मगर वो उसे हैंडल कर लेता, क्योंकि तब उसके दिमाग में हमेशा बस एक ही बात रहती थी कि वो ये सब अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कर रहा है। लेकिन अब तो उसे ये एहसास हो गया था ना कि वो सोनल से प्यार करता है। क्या अब भी वो ऐसी सिचुएशन को पहले की ही तरह हैंडल कर पाएगा? रूम में खामोशी छाई हुई थी। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सुना बेटा? दरवाजे के पास से एक आवाज आई और दोनों ही बुरी तरह चौंक गए। दरवाजे पर उत्कर्ष और सेजल खड़ी थी। सिद्धार्थ को इस बात से हैरानी हो रही थी कि उन्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला। उसने तो अभी तक किसी को बताया ही नहीं था कि वो दोनों इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सोनल भी उन दोनों को वहां इतनी रात को आया देखकर शॉक्ड हो गई थी, मगर फिर उसने तुरंत उन दोनों को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अनफॉर्चुनेटली वो बेड से उठने की हालत में नहीं थी। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने हैरानी से उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, मगर सेजल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगभग दौड़ती हुई सोनल के पास चली आई। सुना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? उसके चेहरे पर परेशानी और घबराहट नजर आ रही थी। सेजल संभल कर, आराम से चलिए प्लीज। उत्कर्ष ने जब सेजल को ऐसे दौड़ते हुए देखा तो वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाए।
उसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कॉल किया था ये बताने के लिए कि कल का डिनर तुम दोनों हमारे साथ करने वाले हो, लेकिन तुम्हारे बदले तुम्हारे फोन का जवाब अमन ने दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस बच्चे ने हमें सब कुछ बता दिया, वरना तुम दोनों ने तो जैसे कसम खा रखी है हमसे सारी बातें छिपाने की। अभी उत्कर्ष की बात खत्म नहीं हुई थी कि सेजल घबराहट से भरकर सोनल को देखती हुई चिल्लाई, हाय सोना बेटा, ये तुम्हारे लिप्स को क्या हो गया? हाँ। सिद्धार्थ का मन हो रहा था कि अपना सिर पीट ले। इतनी मुश्किल से तो उसने सोनल को यकीन दिलाया था कि वो बुरी नहीं दिख रही है, लेकिन उसकी मॉम ने आकर एक बार फिर से उसे ये एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो अच्छी नहीं दिख रही। मन ही मन वो इस वक्त अमन को गालियां दे रहा था, जिसने उसके पेरेंट्स को अब सब कुछ बता दिया था। अगर उसे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो भले ही अपने फोन की बैटरी डेड हो जाने देता, लेकिन कभी भी अपने फोन को चार्जिंग के लिए उसके केबिन में नहीं छोड़ता। उत्कर्ष की भी समझ में नहीं आ रहा था कि बात को कैसे संभाले। सोनल इस वक्त इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी कि वो सेजल को कोई जवाब भी नहीं दे पा रही थी। पहले ही वो इस बात को लेकर परेशान थी कि सिद्धार्थ उसे ऐसी हालत में दिख रहा है, लेकिन अब तो उसके पेरेंट्स भी उसे देख रहे थे। कोई बात नहीं सोना, मैंने अमन से बात कर ली है। उसने कहा है कि सुबह तक तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी। वैसे तुम्हें पता है ना, तुम ऐसे बहुत क्यूट लग रही हो, बिल्कुल डॉनल्ड डक के जैसी। हाँ। सेजल ने एकदम से खुश होते हुए कहा, मगर उसकी बात सुनकर बाकी के तीनों लोग शॉक्ड हो गए। सिद्धार्थ ने नाराजगी से सेजल की तरफ देखते हुए कहा, मॉम ये क्या बोल रही हैं आप यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट से मिलने आई हैं ना? क्या कोई कार्टून शो चल रहा है यहाँ पर? बोलिए। इतना कहकर उसने उत्कर्ष की तरफ देखा और शिकायती लहजे में बोला, मिस्टर कपूर प्लीज आप अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाइए। उसकी बात सुनकर सेजल का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसने भी किसी छोटे बच्चे की तरह बेड पर सोनल के बगल में बैठते हुए कहा, मैं अपनी सोना को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, समझा? तो इतना कहकर उसने सोनल का हाथ पकड़ लिया और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए उससे बोली, प्लीज डोंट माइंड सोना, पर तुम्हारे हस्बैंड को ना हर वक्त चिड़चिड़ करने की आदत हो गई है, मैं तो परेशान हो गई हूं उससे। सोनल को उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। सेजल भी यही चाहती थी कि सोनल का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए ताकि वो अपने चेहरे के बारे में ज्यादा ना सोचे। अभी ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना बच्चे? बोल। सेजल ने फिक्र के साथ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। सोनल के फेस पर पड़े स्क्रैचेस को देखते हुए सेजल की आंखों में दर्द नजर आने लगा था। सेजल को अपनी फिक्र करते हुए देखकर सोनल को अपनी मां की याद आ गई थी। सेजल का हाथ पकड़ते हुए उसने धीरे से नाम में अपनी गर्दन हिला दी। अब सेजल ने गुस्से से भरकर सिद्धार्थ के ऊपर एक नजर डाली। शर्म कर, तू अपने ऊपर इतना बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी अभी तक ये नहीं सीख पाया है कि अपनी वाइफ की केयर कैसे करते हैं। हालत देखी है उसकी, क्या हाल कर दिया है मेरी बच्ची का, किसी काम का नहीं है तू। सेजल ने बिना कुछ सोचे समझे अपना सारा गुस्सा सिद्धार्थ के ऊपर निकाल दिया। मॉम। सिद्धार्थ अचानक उसकी डांट सुनकर रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, मगर सोनल ने तुरंत उसे टोकते हुए जवाब दिया, नहीं मॉम, आप गलत समझ रही हैं, इस सब में सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट ये सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ है। सोनल ने गिल्ट फील करते हुए कहा, मेरी वजह से सिद्धार्थ की ऐसी हालत हो गई, उसे भी बहुत चोट आई है। मगर सेजल ने तो जैसे एक ही पल में उसकी हर बात को रिजेक्ट करते हुए अपना फैसला सुना दिया। उसे डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है सोना, सब इसी नालायक की गलती है, मैंने कह दिया बस कह दिया। वाओ जस्ट ग्रेट। सिद्धार्थ मन ही मन झल्ला रहा था। हालांकि वो खुद भी इस बात से थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि सोनल को इतनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना था कि ये सब सिर्फ उसी की गलती की वजह से हुआ है। मगर ये देखकर उसे अच्छा भी लगा कि उसकी मॉम सोनल से इतना प्यार करती है। उत्कर्ष इतनी देर से चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, अब कैसे हो तुम बेटा? थैंक यू सो मच डैड, आप दोनों हमारे लिए यहाँ तक आए, मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। सोनल ने उत्कर्ष की तरफ देखकर स्माइल करते हुए जवाब दिया। हालांकि उसे इस बात से भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि अब तक सेजल और उत्कर्ष ने एक बार भी सिद्धार्थ से उसका हाल नहीं पूछा था। शायद उत्कर्ष ने भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा लिया था कि वो क्या सोच रही है। सोनू ने सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए पूछा, और तू कैसा है? अमन ने बताया हमें सब कुछ, जो भी आज तुम दोनों के साथ हुआ। सिद्धार्थ ने नाराजगी से भरकर उत्कर्ष की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अच्छा अभी बेटे की याद आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि आप दोनों पास अपनी बहू से ही मिलने आए हो। अब इतनी देर के बाद भी अगर आप मेरी तबियत के बारे में नहीं भी पूछते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उत्कर्ष को उसकी बचपने पर हंसी आ रही थी, मगर अपनी हंसी को रोकते हुए उन्होंने एकदम लाइटली जवाब दिया, हाँ मैंने भी बस ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछ लिया तुझसे, अगर तुम्हें जवाब नहीं देना है तो इट्स ओके। उत्कर्ष का जवाब सुनकर सिद्धार्थ का मुंह लटक गया। वो तो उनसे थोड़ी सी सिंपैथी और प्यार की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, मगर यहाँ तो नजारा ही अलग था। शादी के बाद तो जैसे किसी को उसकी फिक्र ही नहीं रह गई थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अब उत्कर्ष को हंसी आ गई थी। उन्होंने सिद्धार्थ के सर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, मेरे साथ चलो, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ ने मुड़कर एक बार सोनल की तरफ देखा जो सेजल के साथ बातें करने में बिजी थी। उसकी फिक्र को समझते हुए उत्कर्ष ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, सेजल है उसके साथ। सिद्धार्थ भी इनकी बात सुनकर रिलैक्स हो गया था। बिना कुछ बोले अपनी व्हील चेयर को हैंडल करते हुए वो उनके पीछे चल दिया। सिद्धार्थ का रूम सोनल के रूम की बगल में ही था। उत्कर्ष उसे लेकर उसके रूम में ही आ गए थे। अंदर आकर वो चुपचाप वहां पड़े सोफे पर बैठ गए। उनके ठीक सामने हॉस्पिटल का गाउन पहने व्हील चेयर पर सिद्धार्थ बैठा हुआ था। डैड क्या बात करनी थी आपको? सिद्धार्थ ने उत्कर्ष की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेहता ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड मामले में तुम इतनी जल्दी सब कुछ सॉल्व कर लोगे। आई अप्रिशिएट। ये बात कहते हुए उत्कर्ष के चेहरे पर सिद्धार्थ के लिए अप्रिसिएशन नजर आ रही थी। आपको ये सब कैसे पता चला? सिद्धार्थ ने सरप्राइज होते हुए पूछा। अब तक ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी, ना ही मीडिया में इस बात का कहीं कोई जिक्र था। बेटा बाप हूं मैं तुम्हारा, तुम्हें क्या लगता है कंपनी के सीईओ तुम बन गए हो तो तुम्हारे बाप ने बिजनेस वर्ल्ड से रिटायरमेंट ले लिया है? कंपनी में कहां क्या चल रहा है इसकी पूरी डिटेल अभी होती है मेरे पास। उत्कर्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को भी हंसी आ गई। रियली? मुझे नहीं पता था आपने एक डिटेक्टिव एजेंसी भी खोल रखी है जो आपकी अपनी ही कंपनी में जासूसी करती है। तो अब आगे का क्या इरादा है? उत्कर्ष ने इस बार सीरियस होते हुए पूछा। मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसके नाम के सिवाय इस कंपनी में और कुछ भी नहीं बचा है। इसे वापस खरीदने के लिए तुमने जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। अब ऐसे में उसे बस एक डेकोरेटिव पीस की तरह तो अपने पास नहीं रखा जा सकता ना। उस कंपनी को वापस शुरू करने के अलावा हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। सोनल की स्टडीज भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ना ही उसे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस है। ऐसे में उससे इतनी बड़ी कंपनी को संभालने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। मैंने भी इस बारे में काफी सोचा है डैड। सिद्धार्थ ने भी अब सीरियस होते हुए जवाब दिया। मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर सोनल का सबसे पहला हक है और उसके साथ आगे क्या करना है इसका डिसीजन लेने का भी पहला हक सोनल का ही है। अभी तो नहीं, लेकिन 2-3 दिनों में जब वो ठीक हो जाएगी तो इस बारे में मैं उससे डिस्कस करने वाला हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए उत्कर्ष की तरफ देखा और पूछा, डैड मैंने सोनल को प्रॉमिस किया था कि उसका घर और उसकी कंपनी मैं उसे वापस दिलाकर रहूंगा,
मेरी इस कोशिश में कंपनी का बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है। क्या मैंने कुछ गलत किया? उत्कर्ष के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। आज मुझे देखकर लग रहा है कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। अब तुम्हारा अपना खुद का एक परिवार है। जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी कंपनी के लिए है, उतनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी सोनल के लिए भी बनती है। रही बात सही गलत की, तो वो तुम्हें खुद डिसाइड करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सही है, तो फिर तुम्हें अपने फैसले पर शक नहीं करना चाहिए। ना ही मैं तुम्हें इसके लिए रोकूंगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कुछ भी गलत नहीं होता है बेटा। उत्कर्ष का जवाब सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा बेटर फील कर रहा था। थैंक यू डैड। अच्छा जी, अब अपने बाप को थैंक यू बोलेगा तू? इतना भी बड़ा नहीं हुआ है अभी तो। हाँ, पैर कैसा है तेरा? उत्कर्ष ने उसके पैरों की तरफ देखते हुए पूछा। पहले से बेटर है, सिद्धार्थ ने भी स्माइल करते हुए जवाब दिया। चलो अच्छा है, अमन ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोनल भी ऐसा कुछ कर सकती है। रियली उसने बहुत हिम्मत से काम लिया है आज। उत्कर्ष ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट साफ साफ बता रही थी कि वो भी उत्कर्ष की बातों से अग्री कर रहा था। ध्यान रखना मेरी बहू का, ठीक है? उत्कर्ष ने सिद्धार्थ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। श्योर डैड, ये भी कोई कहने की बात है? वैसे तुम्हारी मॉम फिर से जिद कर रही थी कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपने पोते पोतियों के साथ खेलना है। अब अगर तुम्हें सच में ही मुझे थैंक यू बोलना है तो मेरी बीवी की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो। उत्कर्ष ने सोफे से उठते हुए कहा। व्हाट? सिद्धार्थ शॉक रह गया, मगर तब तक उत्कर्ष रूम से बाहर जा चुके थे। सोनल के रूम में जाकर उन्होंने उसे बाय बोला और सेजल को लेकर वहां से निकलने ही वाली थी कि सिद्धार्थ वहां गया। रुकिए, आप लोग यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, उसने हड़बड़ाकर उन्हें रोकते हुए कहा। उन दोनों ने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा। पहले तो खुद सिद्धार्थ उनके वहां आने से खुश नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि उसने एक बार भी कॉल करके सेजल और उत्कर्ष को बताना तक जरूरी नहीं समझा था कि वो किस हालत में है, और अब वो खुद ही उन दोनों को रोक रहा था। उन दोनों की आंखों में सवाल देखकर सिद्धार्थ ने हिचकिचाते हुए सेजल से कहा। मॉम, क्या आज रात आप सोनल के पास रुक जाएंगी प्लीज? सेजल तो उसकी बात सुनकर खुशी के मारे एकदम से एक्साइटेड हो गई। सच्ची? तो चाहते हैं मैं सोनल के साथ रुक जाऊं? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा? हाँ, एक्चुअली उसने कहा है कि सोनल को दवाइयों की वजह से इचिंग हो सकती है, तो आपको रात में उसका ख्याल रखना पड़ेगा ताकि सोते हुए वो अपने जख्मों को स्क्रैच ना करे। सिद्धार्थ ने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए कहा। इतनी देर से वो इसी उलझन में था कि वो कैसे पूरी रात सोनल का ध्यान रख पाएगा, लेकिन अब सेजल यहाँ आ गई थी तो ये काम वो भी कर सकती थी। लेकिन उसकी बात सुनकर तुरंत उत्कर्ष की आईब्रोज सिकुड़ गई। वाह बेटा, अब तू अपनी बीवी का ध्यान रखने के लिए मेरी बीवी को मुझसे दूर करेगा, वो भी तब जब ये काम तो खुद भी आसानी से कर सकता है। ऊपर से तो दोनों ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे सबसे लविंग और केयरिंग कपल है, लेकिन जब वाइफ की केयर करने की बात आती है तो मॉम याद आ जाती है। तेरा ये प्लान तो मैं हरगिज़ पूरा नहीं होने दूंगा। मन ही मन उत्कर्ष सिद्धार्थ के ऊपर झल्ला रहे थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, सेजल को तो वो अपने साथ ही लेकर जाएंगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर सेजल बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही रुक जाती हूँ। सेजल ने तुरंत खुश होते हुए सिद्धार्थ से कहा। वो तो कब से सोनल के साथ समय बिताना चाहती थी। लास्ट टाइम भी जब सिद्धार्थ और सोनल कपूर मैंशन आए थे ना, तब भी वो सोनल के साथ पूरी रात जाकर बातें करने और गेम्स खेलने के प्लान्स बनाकर बैठी थी, लेकिन उत्कर्ष और सिद्धार्थ ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया था। अब खुद सामने से सिद्धार्थ उसे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा था, तो वो मना कैसे कर सकती थी? जैसे ही उसने सोनल के पास जाने की कोशिश की, उत्कर्ष ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। नाराजगी से भरी अपनी नजरें सिद्धार्थ की तरफ घुमाते हुए उन्होंने पूछा। सोनल के हस्बैंड तुम हो, तुम्हें नहीं लगता ये काम तुम्हें खुद करना चाहिए? सेजल को इन सब के बीच में क्यों ला रहे हो? डैड, मैं खुद कर लेता, पर आप देखो ना, मुझे भी तो चोट लगी है। सिद्धार्थ ने बेचारों जैसी शक्ल बनाते हुए कहा। उत्कर्ष ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, तुम्हारे सिर्फ एक पैर में चोट लगी है, हाथ एकदम सही सलामत है, सो अनफॉर्चुनेटली ये एक्सक्यूज किसी काम का नहीं है। सेजल ने देखा कि एक बार फिर से उत्कर्ष उसका काम खराब करने वाले हैं, तो उसने तुरंत उनका हाथ पकड़कर बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। ये आप क्या कर रहे हैं उत्कर्ष? देखिए ना, बेचारे सुड्डू को कितनी चोट लगी है, वो बेचारा कैसे सोनल का ख्याल रखेगा? उन दोनों को ही आराम की जरूरत है, और फिर माँ होती किस लिए है? इसलिए ही ना, ताकि वो अपने बच्चों के पूरे वक्त में उनका ख्याल रख सके। मैं सोना का ध्यान रखूंगी। हाँ, इतना कहकर वो उत्कर्ष को लगभग धकेलते हुए रूम के बाहर लेकर जाने लगी। चलिए बहुत हो गया, अब आप घर जाइए, और हाँ, इन दोनों बच्चों के लिए कल सुबह घर से अच्छा सा सूप और खिचड़ी बनवाकर भिजवा दीजिएगा। मैं आज रात सोना के साथ यहीं सोने वाली हूँ। हाँ। सेजल की बात सुनकर उत्कर्ष एकदम से परेशान हो गए थे। उन्होंने सेजल का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, आप मेरे साथ चल रही हैं। उनकी सख्त आवाज सुनकर सेजल का चेहरा उतर गया था। ये देखकर उन्होंने तुरंत बात को संभालते हुए प्यार से कहा। सेजल प्लीज मेरी बात मानिए, अब आप कोई छोटी बच्ची नहीं रही, आपको भी आराम की जरूरत है, और फिर आप खुद ही अपना ध्यान नहीं रख सकती हैं, सोनल का ध्यान कैसे रख पाएंगी? आपके यहाँ रुकने से ये दोनों और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए मेरी बात मानिए, आप मेरे साथ घर चलिए। उत्कर्ष, सेजल ने आप नाराजगी से भरते हुए कहा। क्या कहना चाहते हैं आप कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? आपने खुद कहा था ना कि आपके लिए मैं हमेशा 16 साल की रहूंगी। कितने झूठे हैं आप। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। और तो और आपने मुझे केयरलेस भी बोला। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी सोना का ध्यान भी नहीं रख सकती? सेजल की बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ रही थी। बड़ी मुश्किल से वो अपनी हंसी पर कंट्रोल किए बैठा था। उत्कर्ष ने जब सिद्धार्थ को हंसते हुए देखा तो वो और चिढ़ गए। सेजल प्लीज मेरी बात मानिए। उत्कर्ष ने एक बार फिर से अपनी प्यारी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सेजल तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं सुनना उत्कर्ष, अब तो मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं आज रात यहीं रुकने वाली हूँ। सेजल ने रूठने वाले अंदाज में जवाब दिया। सिद्धार्थ आराम से बैठा उन दोनों की नोक-झोंक के मजे ले रहा था, और ये देखकर उत्कर्ष को उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भले ही आप उत्कर्ष और सेजल की दादा दादी बनने की उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी उत्कर्ष अपनी प्यारी बीवी को आज भी उतनी ही शिद्दत से चाहती थी। और क्यों ना चाहे भाई, आखिर प्यार की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। जब कभी वो बिजनेस ट्रिप पर भी जाते थे ना, तो हर जगह सेजल को अपने साथ लेकर जाती थी। सेजल के बिना तो वो अपनी जिंदगी का एक पल भी इमेजिन नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट सेजल के बिना तो उन्हें रात को नींद भी नहीं आती थी, और आज उनका अपना ही बेटा उनकी रातों की नींद हराम करने पर आमदा हुआ जा रहा था। जस्ट बिकॉज़ वो खुद अपनी वाइफ की रात को क्या नहीं कर सकता था। तुझे अपनी वाइफ की देखभाल करने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है, कुछ तो शर्म करना लायक। उन्होंने अब सिद्धार्थ को डांटते हुए कहा। सिद्धार्थ को भी अपने किसी काम के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आदत नहीं थी। अगर मजबूरी ना होती तो वो कभी सेजल से ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करता, मगर उत्कर्ष की बात सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। उसने भी उसी टोन में जवाब दे दिया। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है मॉम को यहाँ पर रोक के रखने का। वो तो मॉम ही सोनल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। आप ले जाओ अपनी वाइफ को, अपनी वाइफ का ध्यान मैं खुद रख लूंगा।
मगर सिद्धार्थ की बात सुनकर सेजल का चेहरा तुरंत उतर गया। अरे ऐसे कैसे वो उत्कर्ष की बात मान गया? उसने तो पूरा मन बना लिया था कि आज रात वो सोनल के साथ अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करेगी और उससे तब तक बातें करेगी जब तक कि वो सोना जाए। लेकिन एक ही पल में सिद्धार्थ ने उसका सारा प्लान खराब कर दिया था। सोनल अब तक बस चुपचाप उन तीनों को बहस करते देख रही थी। आखिर में उसने ही बात को संभालते हुए कहा, मॉम डैड सही कह रहे हैं, आपको उनके साथ घर चले जाना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल में आप परेशान हो जाएंगी। हम फिर किसी दिन साथ में पूरा दिन स्पेंड करेंगे मॉम। और फिर मैं अभी ठीक हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है जैसा नर्स ने कहा था। आप लोग बेकार ही परेशान हो रहे हैं। तो उसकी बात सुनकर अब सेजल आगे कुछ भी बोल नहीं पाई। बोलती भी कैसे? अब तो उसकी प्यारी सोनल ने भी कह दिया था कि उसे उत्कर्ष के साथ घर चले जाना चाहिए। उसने रोनी सूरत बनाते हुए सोनल की तरफ देखा, मगर सोनल ने भी उसे क्यूट सी स्माइल देते हुए आंखों ही आंखों में घर चले जाने की रिक्वेस्ट की। उत्कर्ष ने भी ये देखकर राहत की सांस ली। ओके अब आप लोग प्लीज घर जाइए, हम दोनों को सोना है, सिद्धार्थ ने दरवाजे के पास आते हुए कहा। ये सुनकर सोनल ने घबराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। क्या सच में वो आज उसके साथ सोने वाला है? और फिर अभी उसके सास ससुर दोनों इस वक्त वहीं खड़े थे और उनके सामने ही सिद्धार्थ ऐसी बातें कर रहा था। शर्म से सोनल का पूरा चेहरा लाल हुआ जा रहा था। सुना बेटा, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगी? जाने से पहले सेजल ने आंखों में आंसू लाते हुए सोनल की तरफ देखा। वो अभी हार मानने को तैयार नहीं थी। अरे नहीं मॉम, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। एक्चुअली मैं पहले से काफी बेटर फील कर रही हूँ और मुझे इशिंग भी नहीं हो रही है। बस इसीलिए मुझे आप लोगों को परेशान करना सही नहीं लगा। और फिर डैड भी तो सही कह रहे हैं ना, इतना सारा काम करके आप भी तो थक जाती है ना मॉम। आपको भी तो रेस्ट की जरूरत होती होगी ना। और आप खुद ही सोचिए ना कि अगर आपको ठीक से नींद नहीं आई तो आपको रिंकल्स और डार्क सर्कल्स आने लगेंगे। वैसे तो आप मुझसे भी ज्यादा यंग दिखती हैं मॉम, लेकिन अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगी तो फिर आप स्वीट 16 कैसी दिखेंगी? सोनल ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। हाँ अब तो तुम्हारी बात सही है सोना। हाँ अब सेजल के ऊपर सोनल की बातों का असर होने लगा था। ओके मॉम, अब आप घर जाकर आराम कीजिए। कल आकर आप अपनी प्यारी बहू के साथ जितना चाहे उतना टाइम स्पेंड कर सकती हैं, ठीक है? सिद्धार्थ ने सेजल से कहा। तभी उसे नर्स की बात याद आई और उसने सेजल को याद दिलाते हुए कहा, और हाँ मॉम, कल सोनल के लिए घर से ही वेजिटेबल सूप लेकर आइएगा। डॉक्टर ने कहा है कि सोनल को इन सबसे स्ट्रेंथ मिलेगी। और फिर फाइनली उत्कर्ष सेजल को लेकर वहां से निकल गए। सेजल वहां से आंखों में आंसू लिए ऐसे निकली जैसे कोई नई नवेली दुल्हन पहली बार अपने ससुराल जाने के लिए निकलती हो। उत्कर्ष और सेजल के जाने के बाद अब रूम में बस सिद्धार्थ और सोनल ही बची थी। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। अभी अभी सिद्धार्थ ने जो कहा था उसके बाद सोनल थोड़ी घबराई हुई भी थी। उसने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा। अपना सिर झुकाए वो बस चुपचाप फर्श की तरफ ही देखी जा रही थी। सिद्धार्थ की भी उससे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आखिर में उसने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, तो अब क्या करना है? उसका सवाल सुनकर सोनल की हालत और खराब हो गई। उसने घबराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर पूछा, क्या क्या मतलब? उसकी घबराहट को फील करते हुए सिद्धार्थ को भी लगा कि शायद उसने कुछ गलत तरीके से अपनी बात कह दी है। वो मेरा मतलब था कि क्या सच में तुम बेटर फील कर रही हो? रात में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सिद्धार्थ ने जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहा। ना जाने सोनल क्या क्या सोचने लगी होगी उसके बारे में। इस बात से अब वो भी अनकंफर्टेबल होने लगा था। हाँ मैं ठीक हूँ, तो तुम टेंशन मत लो, सोनल ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। ओके तो मैं जाऊं? सिद्धार्थ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ प्लीज, अब तुम जाकर रेस्ट कर लो, सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। सोनल ने उसे जाने को कह तो दिया था, लेकिन सिद्धार्थ का मन अभी भी नहीं मान रहा था। लेकिन वो यहाँ रुक भी तो नहीं सकता था ना। आखिर में बेमन से उसने अपनी व्हील चेयर पर फॉरवर्ड बटन प्रेस किया और सोनल के रूम से बाहर निकल गया। उसे बाहर जाते देखकर सोनल ने राहत की सांस ली। आज जो कुछ भी उसके और सिद्धार्थ के बीच हुआ था, उसके बाद वो उसके सामने आने से घबरा रही थी। जब भी सिद्धार्थ उसके करीब आता था ना, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। कहीं अगर उसने उसके दिल की धड़कनें सुन ली तो? कहते हैं ना कि कोई कितना भी क्यों न छिपाए, लेकिन सच्चा प्यार आंखों में नजर आ ही जाता है। कहीं सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखकर उसके दिल का हाल ना जान ले। इस डर से वो उसकी आंखों में भी नहीं देख रही थी। सोनल अब रिलैक्स होकर बेड पर लेट गई। अपनी आंखें बंद किए हुए अभी उसे कुछ ही सेकंड्स हुए थे कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास बैठा है। उसने घबराते हुए अपनी आंखें खोली और सिद्धार्थ को अपने सामने देखकर पूरी तरह चौंक गई। तुम यहाँ वापस क्यों आ गए? उसने हैरानी से पूछा। मैं बस ये फोन तुम्हें देने आया था, कहते हुए सिद्धार्थ ने उसका फोन उसके सामने रख दिया। अपना और सोनल दोनों का फोन वो अमन के केबिन से वापस ले आया था। मैं यहीं पास वाले कमरे में हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बस एक कॉल कर देना, ओके? सिद्धार्थ ने उसे फोन देते हुए कहा। सोनल ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसे आराम से सोता देखकर सिद्धार्थ भी वापस अपने रूम में चला गया। सोनल की कमर में काफी चोट आई थी, इस वजह से वो बिना हिले डुले पीठ के बल लेटकर सोने की कोशिश कर रही थी। उसे नींद तो नहीं आई, लेकिन इस तरह से लेटे लेटे उसकी पीठ में जरूर दर्द होने लगा था। जब पहले वो यहाँ आई थी ना, तब थके होने के कारण और दवाइयों के असर से उसे नींद आ गई थी, लेकिन अब दोबारा सो पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। हालांकि आज उसने जिस तरह की मुश्किलों का सामना किया था ना, उसके बाद वो अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उस अंधेरे जंगल में अकेले वक्त बिताने के बाद डर कुछ इस कदर उसके दिल और दिमाग पर हावी हो गया था कि वो नाइटमेयर्स के रूप में आकर उसे डरा रहा था। साथ वाले कमरे में सिद्धार्थ का हाल कुछ ऐसा ही था। काफी कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो सोना नहीं चाहता था, पिछले कुछ दिनों से लगातार काम करने की वजह से वो काफी थका हुआ था और उसे इस वक्त एक चैन की नींद की सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता, उसकी आंखों के सामने सोनल का चेहरा घूमने लगता था और वो वापस अपनी आंखें खोल देता था। सोने की बजाय वो बेड पर बस यहाँ वहाँ करवटें बदल रहा था। जब काफी कोशिशों के बावजूद सिद्धार्थ को नींद नहीं आई तो परेशान होकर वो उठकर बैठ गया। पिलो के सहारे बेड से पीठ टिकाते हुए उसने अपने लिए एक सिगरेट सुलगा ली। थोड़ी देर तक सिगरेट पीने के बाद भी उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। इनफैक्ट अब उसकी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसे इस बात की भी फिक्र हो रही थी कि सोने के बाद कहीं नींद में सोनल इचिंग से परेशान होकर अपने जख्मों को स्क्रैच न करने लग जाए। अब उसके लिए वहां और रुकना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ सोचकर वो बेड से उठा और वापस व्हील चेयर पर बैठ गया। अपने रूम से बाहर आकर वो सोनल के रूम के सामने जाकर खड़ा हो गया। अंदर जाने में वो थोड़ा हिचक रहा था। इस वीआईपी लेवल वार्ड में बाहर लिविंग रूम था और पेशेंट वार्ड अंदर वाले रूम में था। सिद्धार्थ डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। आखिर में वो बाहर ही रुककर ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा कि अंदर से कोई आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद सोनल सो चुकी थी। इस बात से रिलैक्स्ड होकर सिद्धार्थ वापस अपने रूम में जाने के लिए मुड़ा ही था
कि अंदर से सोनल के जोर से चीखने की आवाज आई। सिद्धार्थ पूरी तरह घबरा गया। अमन ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने पैरों पर ज्यादा प्रेशर डालने के लिए मना किया था और कहा था कि वो कहीं भी आने जाने के लिए सिर्फ व्हील चेयर का ही यूज करे। लेकिन सोनल के चिल्लाने की आवाज से सिद्धार्थ इस कदर घबरा गया था कि व्हील चेयर छोड़कर वो दौड़ते हुए सोनल के रूम के अंदर चला गया। मगर वहां जाकर उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गया था। सोनल इस वक्त शांति भवन से बाहर निकलकर उस कच्चे रास्ते की तरफ तेजी से बढ़ रही थी जहां से वो थोड़ी देर पहले गुजरी थी। अंधेरा होने की वजह से उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन उसने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन कर रखा था। अपनी डर की तरफ से अपना ध्यान हटाने के लिए वो धीरे से एक गाना गुनगुनाने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। उस सन्नाटे को जैसे चीरते हुए वहां झिंगुरों और कभी कभी किसी चिड़िया के बोलने की आवाजें सुनाई दी जाती थी। ये आवाजें सोनल के पूरे बदन में ऊपर। सोनल नींद में न जाने धीरे से क्या बड़बड़ाई जो सिद्धार्थ की बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मगर इसके साथ ही उसने अपना एक हाथ और अपना एक पैर सिद्धार्थ के ऊपर डाल दिया और उससे ऐसे चिपक गई जैसे वो उसका टेडी बेयर हो। अब सिद्धार्थ को अपना सिर पीट लेने का मन हो रहा था। जितना उससे अलग होने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही उसके करीब आता जा रहा था। शांति भवन से बाहर निकलकर उस कच्चे रास्ते की तरफ तेजी से बढ़ रही थी जहां से वो थोड़ी देर पहले गुजरी थी। अंधेरा होने की वजह से उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन उसने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन कर रखा था। अपनी डर की तरफ से अपना ध्यान हटाने के लिए वो धीरे से एक गाना गुनगुनाने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। उस सन्नाटे को जैसे चीरते हुए वहां झिंगुरों और कभी कभी किसी चिड़िया के बोलने की आवाजें सुनाई दी जाती थी। ये आवाजें सोनल के पूरे बदन में ऊपर से नीचे तक एक सिरहन पैदा कर रही थी। अचानक सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज से वहां का माहौल गूंजने लगा था। शायद कोई इसी तरफ आ रहा था। धीरे धीरे कदमों की आहट और भी क्लियर होकर सुनाई दे रही थी। सोनल ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को उस तरफ घुमाते हुए अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन अपने सामने सिद्धार्थ को खड़ा देखकर उसकी जान में जान आई। सिद्धार्थ ने उसे देखकर एक स्माइल दी और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसकी तरफ आने लगा। सोनल के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी, मगर उसके करीब आते ही सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे थे। अचानक से उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर सोनल को डर लगने लगा था, जैसे वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला था। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके कदम जैसे वहीं पर जम गए थे। वो अपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। तभी सिद्धार्थ के मुंह से एक डरावनी सी गुर्राहट भरी आवाज निकली और वो उसी परछाई में बदल गया जैसे सोनल ने आज जंगल में देखा था। एक जोरदार और भयानक हंसी के साथ वो परछाई उसे देखते ही देखते और बड़ी होती चली गई और एक डरावने से मॉन्स्टर में बदल गई। उसके एक तो नहीं पूरे 6 पैर थे। अपने सारे पैरों का इस्तेमाल करते हुए वो तेजी से दौड़ता हुआ हवा की रफ्तार से सोनल के पास आ गया। सोनल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस मॉन्स्टर ने उसे अपने पैरों से बुरी तरह जकड़ लिया। सोनल ने उसकी पकड़ से छूटने के लिए जितना जोर लगाया उतना ही उसकी पकड़ सोनल के ऊपर और मजबूत होती चली गई। इसी के साथ उस मॉन्स्टर के सारे पैर बड़े बड़े काले सांपों में बदल गए। डर सोनल के ऊपर इस कदर हावी हो चुका था कि अब उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी। अपनी बॉडी के चारों तरफ लिपटते हुए उन सांपों को देखकर सोनल अब अपने होश खोने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे बेजान होती जा रही है। उस मॉन्स्टर ने जब सोनल का यह हाल देखा तो पहले तो वो बड़ी ही डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसा और फिर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सोनल की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो सोनल को निकल जाता, सोनल पूरी ताकत के साथ जोर लगाकर चिल्ला उठी। ठीक उसी समय सिद्धार्थ भागता हुआ उसके कमरे में आया। उसने सोनल को देखा तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने कसकर ब्लैंकेट को अपने हाथों में पकड़ रखा था और नींद में परेशानी से अपना सिर इधर उधर झटकते हुए जोरों से चिल्ला रही थी, जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी। शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। सोनल, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, सिद्धार्थ ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वो पहले से भी ज्यादा डर गई थी। उसकी पूरी बॉडी डर से कांपने लग गई थी। मेरे पास बता ना, प्लीज मेरे पास बता। नींद में ही अपने हाथ पैर पटकती हुई वो बोली, सोनल वो सिर्फ एक सपना है, होश में आओ सोनल, होश में आओ। सिद्धार्थ ने उसके गाल थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। सोनल को ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर ने उसे खा लिया है, इसलिए अब स्ट्रगल करना बंद कर दिया था। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है। सोनल, होश में आओ सोनल। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर अब सोनल नींद से जागने लगी थी। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ उसके पास है, सपने में उसके सामने खड़ा मॉन्स्टर एक ही पल में गायब हो गया। उसके चारों तरफ अंधेरा भी गायब हो चुका था। इनफैक्ट अब वो जंगल में भी नहीं थी, अब वो एकदम शांत जगह पर खड़ी थी, लेकिन उसका दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुद को और रोक नहीं पाई और घबराकर पूरी तरह रोने लगी। तभी उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई पड़ी, सोनल उठो सोनल, वो सिर्फ एक सपना है, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सोनल उठो। सोनल की पलकें नींद की वजह से भारी हो गई थी, लेकिन उसने सिद्धार्थ की आवाज सुनकर किसी तरह अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। ना जाने कितनी देर से वो एक के बाद एक लगातार कोई ना कोई सपना देखी जा रही थी। सो अब वो इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि सपने और हकीकत में कोई फर्क ही नहीं कर पा रही थी। आंखें खोलने के बाद उसने अपने सामने बैठे सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो परेशानी से उसकी तरफ देख रहा था। कुछ देर तक उसकी तरफ देखते रहने के बाद उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, आगे तुम इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सिद्धार्थ उसकी बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही सोनल ने आगे कहा, पता है तुम अभी अभी एक मॉन्स्टर बन गए थे और मुझे खाना चाहते थे। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे सोनल अभी भी नींद में ही है। उसने एक नजर अपने हाथ पर डाली जैसे सोनल ने इस वक्त पकड़ रखा था। फिर उसने उसके चेहरे की तरफ देखा। एक बार फिर से सोनल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सिद्धार्थ तो एकदम से शॉक हो गया था। सोनल को उसे लेकर ऐसे बुरे बुरे सपने आते हैं? उसके जैसे हैंडसम आदमी को ये लड़की ऐसा मॉन्स्टर अपने सपनों में देखती है? ये सुनकर सिद्धार्थ का तो दिल ही टूट गया था। इसी के साथ उसे सोनल के सुबकने की आवाज सुनाई दी। अपनी आंखें बंद किए उसका हाथ पकड़कर झकझोरते हुए वो बोली, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? सिद्धार्थ, बीवी हूं मैं तुम्हारी, मुझे कैसे खा सकते हो तुम? बहुत गंदे हो तुम सिद्धार्थ, बहुत गंदे हो। सिद्धार्थ की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उसकी बातों पर हंसे या रोए।
न केवल सोनल ने उसे मॉन्स्टर बना दिया था, बल्कि उसे ये भी लग रहा था कि सिद्धार्थ उसे खाने वाला है। लेकिन जब उसने उसकी आखिरी बात सुनी तो वो स्पीचलेस हो गया था। बीवी हूं मैं तुम्हारी। हालांकि सिद्धार्थ जानता था कि सोनल ये सब सिर्फ नींद में बोल रही है, लेकिन फिर भी उसकी ये बात सिद्धार्थ के दिल को छू गई थी। वो खुद को उसकी वाइफ मानती है। न जाने और क्या क्या देख रही है ये लड़की अपने सपने में। क्या सच में सोनल ने ये बात दिल से कही थी, या फिर वो उसे उन दोनों का रिलेशन सिर्फ इसलिए याद करवा रही थी ताकि वो मॉन्स्टर यानी सिद्धार्थ उसे उसके सपने में खाना ले। सिद्धार्थ के इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ना ही उसे अपनी फीलिंग्स और सवालों का कोई जवाब मिल पा रहा था। ये सच था कि सोनल उसकी वाइफ थी और अब उसे भी समझ में आ गया था कि वो सोनल से प्यार करता है। लेकिन सोनल की फीलिंग्स का क्या, वो क्या सोचती है उसके बारे में। सिद्धार्थ को किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हर बात को साफ साफ कहने और समझने में यकीन रखता था। बात अगर किसी बिजनेस डील की होती तो वो अब तक सब कुछ क्लियर कर चुका होता, मगर यहाँ बात उसकी फीलिंग्स की थी। कुछ ही टाइम पहले सोनल ने खुद कहा था कि वो भी उसे सिर्फ और सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। वो चाहता तो अभी सोनल से सीधे सीधे भी पूछ सकता था कि क्या वो उससे प्यार करती है। अगर सोनल हाँ कह देगी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी। वो दोनों हैप्पी मैरिड कपल की तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगेंगे। लेकिन अगर सोनल ने उसका प्यार ठुकरा दिया तो ये सोचकर भी सिद्धार्थ को घबराहट होती थी। सिद्धार्थ एक बार प्यार में धोखा खा चुका था। अनन्या ने बड़ी बेदर्दी से उसके प्यार को ठुकरा दिया था और उसे अकेला छोड़कर चली गई थी किसी और के पास। अब दोबारा वो अपने दिल के टुकड़े टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता था। उसने सोनल की तरफ देखा जो अब एक बार फिर से नींद की आगोश में चली गई थी। सिद्धार्थ आज प्यार में खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़कते हुए उसके गालों पर आ गई थी। सोनल को गहरी नींद में सोता देखकर सिद्धार्थ ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाकर उसे आहिस्ते से वापस बेड पर रख दिया। रूम का एसी ऑन था। सोनल को ठंड न लग जाए ये सोचकर सिद्धार्थ ने ब्लैंकेट से उसे अच्छी तरह कवर कर दिया। फिर वो वहां से बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, सोनल ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। सोनल की आवाज में कुछ ऐसी कशिश थी जिसे सुनने के बाद सिद्धार्थ अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। सिद्धार्थ को लगा शायद सोनल उसे अपने पास ही रोकना चाहती है। ये सोचकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वो उसके आगे कुछ बोलने का वेट करने लगा, लेकिन जब सोनल ने आगे कोई हरकत नहीं की तो कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ी रहने के बाद सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर सोनल की तरफ देखा। सोनल तुम, मगर कहते कहते वो रुक गया। सारी बातों से बेखबर वो इस वक्त सुकून के साथ सो रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ के आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अभी अभी उसके दिल में खुशी और एक्साइटमेंट की जो एक लहर उठी थी ना, वो पल भर में गायब हो गई थी। उसने नींद में सिद्धार्थ का हाथ पकड़ रखा था। ना जाने अब कौन सा सपना देख रही थी वो। सिद्धार्थ को खुद पर ही हल्की सी हंसी आ गई। क्या उम्मीद कर रहा था वो कि सोनल अपने होशो आवाज में उससे ऐसी कोई रिक्वेस्ट करेगी। उसने एक बार फिर से अपने उसी हाथ पर नजर डाली जिसे सोनल ने पकड़ रखा था। उसने धीरे से सोनल के हाथों से अपना हाथ अलग करने की कोशिश की, मगर उसकी इस कोशिश पर नींद में भी झुंझुलाते हुए सोनल ने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसे किसी पिलो की तरह अपने हाथों से पकड़ते हुए वो धीरे से बोली, ये सब मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। आज उसने जंगल के अंधेरे में जो भी डर एक्सपीरियंस किया था ना, वो सब अभी भी उसके दिलो दिमाग पर हावी था। यहाँ इस कंफर्टेबल वीआईपी वार्ड में भी उसे वो सारी यादें डरा रही थी। उसकी ये हालत देखकर सिद्धार्थ को भी तकलीफ हो रही थी। उसने डिसाइड किया कि अब वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उसने रात उसी कमरे में बिताने का फैसला किया। अपने दूसरे हाथ को सोनल के हाथों पर रखते हुए वो धीरे से बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा सोनल, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके टच को फील करके नींद में भी सोनल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसके चेहरे पर कुछ देर पहले तक जो डर और परेशानी की लकीरें नजर आ रही थी वो अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद उसने सिद्धार्थ का हाथ नहीं छोड़ा। सिद्धार्थ के पास अब वहां उसके पास बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। बेड के किनारे पर वो कंफर्टेबल होकर बैठ गया। अब भी वो इसी कश्मकश में था कि उसे यहाँ रुकना चाहिए या नहीं, कहीं फिर से सोनल उसे गलत ना समझ ले। अमन ने सिद्धार्थ को इंजेक्शंस लगाए थे और दवाइयां भी दी थी। उसके दाएं पैर पर इस वक्त बैंडेज बंधी हुई थी। थोड़ी देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने के कारण अब उसे अपने पैर में दर्द और सूजन महसूस होने लगी थी। जाहिर है ऐसी हालत में ज्यादा देर तक बैठे रहना उसके लिए सही नहीं था। उसने अपनी सिटिंग पोजीशन बदल ली और हल्का सा अपनी जगह से दूर जाने की कोशिश की। लेकिन सोनल तो जैसे नींद में भी एकदम एक्टिव थी। जैसे ही उसे कुछ महसूस हुआ कि सिद्धार्थ उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, उसने फिर से उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। सिद्धार्थ ने लाचारी से अपने उस हाथ को देखा। ना तो वो कुछ कर पा रहा था और ना ही सोनल को जगा सकता था। अगर सोनल ने ऐसी कोई हरकत पहले कभी की होती तो अभी तक वो उसकी अच्छी खासी क्लास लगा चुका होता, साथ ही उसे अकेला छोड़कर अपने रूम में जाकर आराम से सो रहा होता। लेकिन अब तो जैसे वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। वो कहते हैं ना, प्यार में आप खुद तकलीफ झेल सकते हैं, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं उसकी छोटी से छोटी तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिद्धार्थ का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कुछ देर तक उसी पोजीशन में बैठे रहने के बाद उसके बीच में दर्द होने लगा था। साथ ही उसका दायां पैर भी दर्द के कारण बेजान सा महसूस होने लगा था। इसके बावजूद भी वो अपनी जगह से हिला नहीं। हाँ, मन ही मन वो खुद पर झल्ला जरूर रहा था। कर लिया तूने प्यार, हो गई तसल्ली, अब ऐसी तकलीफें रोज रोज झेलने को तैयार है। सिद्धार्थ के हिलते डुलते हाथ से परेशान होकर आखिर में सोनल ने उसके हाथ को छोड़ दिया। ये देखकर फाइनली सिद्धार्थ ने भी राहत की सांस ली। मगर अभी वो ठीक से रिलैक्स हुआ भी नहीं था कि उसने देखा सोनल अपने चेहरे के जख्मों को अपने हाथों से स्क्रैच करने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लिया, मगर इससे सोनल को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और अपने गाल के पास जख्मों को स्क्रैच करने लगी। यार तुम शांति से सो भी नहीं सकती क्या? नींद में भी हाथ पैर चलाई जा रही हो। सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया ताकि वो कोई हरकत न करे। सिद्धार्थ के पैर इतनी देर तक बैठे रहने के कारण बेजान से हो गए थे। इसी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो तो सीधे सोनल के ऊपर ही गिर जाता, लेकिन उससे पहले ही उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ते हुए खुद को संभाल लिया। सोनल के चेहरे के एकदम करीब आते हुए वो रुक गया। इतने करीब से वो उसकी सांसों तक को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। डैम इट, क्या कर रहा है सिद्धार्थ? उसने झल्लाते हुए एक बार अपनी पोजीशन को देखा और वहां से तुरंत उठने की कोशिश करने लगा, मगर तभी नींद में सोनल का हाथ घूमा और उसने इस बार सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ते हुए उसे बेड पर खींच लिया। अब वो सोनल के साथ एक ही बेड पर था। सोनल और उसके फेस के बीच महज 1 ही इंच का फासला था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया है। उसके दिल की धड़कनें भी एकदम सुपर फास्ट हो गई थी। थोड़ी देर के बाद जब सोनल ने हल्की सी मूवमेंट की तो सिद्धार्थ जैसे होश में आया। उसने गौर से सोनल की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थीं और बॉडी में भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। सोनल ने उसे कुछ इस तरह से पकड़कर बेड पर खींचा था
कि सिद्धार्थ को एक पल के लिए लगा कि सोनल ने जानबूझकर ऐसा किया है। अगर इस वक्त सोनल सो नहीं रही होती ना, तो वो इसे इसकी जानबूझकर की हुई हरकत ही समझता। सोनल के इतने करीब आकर अब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, मगर सोनल इस वक्त नींद में थी और उसे खुद भी पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, इसलिए उसे ये सब सही नहीं लग रहा था। थोड़ी देर तक जब सोनल ने कोई हरकत नहीं की तो उसने धीरे से अपने कॉलर पर से उसका हाथ हटा दिया। वो जितनी जल्दी हो सकता था बेड से नीचे उतर जाना चाहता था, मगर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, सोनल ने अपना एक हाथ उसके गले पर लगा दिया। एक बार फिर से सिद्धार्थ उसी पोजीशन में लेटे रहने को मजबूर हो गया था। सोनल क्या कर रही हो? सोनल छोड़ो मुझे, सिद्धार्थ ने अब फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, मगर उसकी आवाज इतनी भी ऊंची नहीं थी कि सोनल उससे जाग जाए। उसकी बातों से बेखबर सोनल उसके गले में हाथ डाले आराम से सो रही थी। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अपना हाथ हटाओ और मुझे जाने दो। अब अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा ना तो मैं यहीं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा, उसने थोड़ी धमकी भरे अंदाज में कहा। हालांकि वो खुद श्योर नहीं था कि सोनल उसकी कोई भी बात सुन भी पा रही है या नहीं। उसकी आवाज से सोनल की बाहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसके बाद उसने जो किया वो सिद्धार्थ ने इमेजिन भी नहीं किया था। सोनल नींद में न जाने धीरे से क्या बड़बड़ाई जो सिद्धार्थ की बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मगर इसके साथ ही उसने अपना एक हाथ और अपना एक पैर सिद्धार्थ के ऊपर डाल दिया और उससे ऐसे चिपक गई जैसे वो उसका टेडी बेयर हो। अब सिद्धार्थ को अपना सिर पीट लेने का मन हो रहा था। जितना वो उससे अलग होने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही उसके करीब आता जा रहा था। परेशान होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि सोनल का हाथ हिल रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो अपने फेस को स्क्रैच करने की कोशिश कर रही है। ये देखकर उसने फौरन उसका हाथ पकड़कर वापस नीचे रख दिया। अब सिद्धार्थ के पास इस सिचुएशन को हैंडल करने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं थी। उसने गहरी सांस लेते हुए किसी तरह सोनल की पकड़ से खुद को छुड़वाया और बेड के हेड से पीठ टिकाते हुए बैठ गया। अब जब वो उसके बेड पर आ ही गया था तो फिर हकीकत से भागने की बजाय बेहतर था कि वो यहीं पर रहकर उसकी केयर करे। वैसे भी जितनी देर से वो यहाँ सोनल के साथ था उसमें से एक भी मिनट ऐसा नहीं था जब वो उसे शांति से सोती हुई नजर आई थी। शायद उसे नींद में ऐसे ही हाथ पैर चलाने की आदत थी। अब सिद्धार्थ को फिक्र हो रही थी कि इस तरह तो वो खुद को और ज्यादा इंजर्ड कर लेगी। ये सच था कि सोनल के लिए अपने प्यार को महसूस करने के बाद सिद्धार्थ अब उसके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि सोनल उसके लिए क्या सोचती है। ऐसे में अगर अभी उसकी नींद खुल गई और सिद्धार्थ को अपने बेड पर देखकर अगर उसने पूछ लिया कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो उसे क्या जवाब दे पाएगा? कहीं अगर उसने उसे गलत समझ लिया तो नहीं, वो उसे कह देगा कि वो बस यहाँ उसकी हेल्प के लिए आया था। जैसा कि उस नर्स ने कहा था, वो उससे दूर ही रहेगा और बस उसे ज्यादा हाथ पैर चलाने और अपने जख्मों को स्क्रैच करने से रोकेगा। सिंपल। मगर क्या वाकई सब कुछ इतना सिंपल होने वाला था? सिद्धार्थ खुद भी काफी थका हुआ था, इस वजह से उसे नींद आ रही थी, लेकिन चाहकर भी वो सो नहीं सकता था। सोनल के साथ एक ही बेड पर सोते हुए उसे टेंशन जरूर हो रही थी, लेकिन जितनी बार भी वो उसके चेहरे की तरफ देखता तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती। मगर तभी सोनल बेड पर सरकते हुए आकर उसकी बॉडी से चिपक गई। सिद्धार्थ ने उसके हाथ पकड़ रखे थे, इस वजह से वो स्क्रैच करने के लिए उसकी बॉडी पर अपने शोल्डर्स को रगड़ने लगी थी। अब उसे रोकने का कोई तरीका सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उसकी इस हालत से वो अचानक बहुत ज्यादा हॉट फील करने लगा था। उसने सोनल को खुद से दूर करने की कोशिश में उसका हाथ छोड़ दिया और वो हाथों से अपने फेस को स्क्रैच करने लगी। मजबूरी में उसने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया, मगर सोनल की इस हरकत से अब उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी ब्लास्ट कर जाएगा। उसका पूरा फेस, स्पेशली नोज, बहुत ज्यादा हॉट फील हो रही थी। अचानक उसे फील हुआ उसे नोज ब्लीडिंग हो रही है। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तो उसने घबराकर सोनल का हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर किया और खुद दौड़ते हुए वहां से बाहर चला गया। उसने डोर को इतनी जल्दबाजी में बंद किया कि उसकी तेज आवाज कमरे के अंदर गूंज गई। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही सोनल ने अपनी आंखें खोल दी। उसे देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सोकर उठी है। कुछ पलों तक छत को देखते रहने के बाद उसने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ घुमाई जो पूरी तरह से बंद था। ये देखकर उसके होंठों पर एक शरारत से भरी स्माइल आ गई। जब उसकी चीख सुनकर सिद्धार्थ कमरे में आया था और उसने उसे जगाया था, तभी उसकी नींद खुल गई थी। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा था ना, तो सिद्धार्थ को अपने बेड के सामने खड़े पाया था। उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्र देखकर वो एकदम से इमोशनल हो गई थी। सोनल को सोने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। काफी देर के बाद जाकर उसे नींद आई थी। ऐसे में एक डरावने सपने को देखते हुए अचानक जब उसकी नींद खुली ना, तब वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन सिद्धार्थ को अपने सामने देखकर उसका सारा डर दूर हो गया था। वो तो यही सोचकर एक्साइटेड हुए जा रही थी कि अब सिद्धार्थ उसके साथ यहीं पर रुकेगा, फिर उसे किसी से डरने की क्या जरूरत। उसके साथ वो खुद को इस दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ फील करती थी। लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि वो वहां से जाने वाला है, तो वो फिर से परेशान हो गई। इससे पहले कि वो सचमुच वहां से चला जाता, उसने जानबूझकर उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसे शो किया जैसे वो नींद में ही सब कुछ कर रही है। पहले तो सोनल ने ये सब कुछ सिद्धार्थ को वहां रोकने के लिए किया था, मगर बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया। अब वो ये जानना चाहती थी कि उसके करीब आने के बाद सिद्धार्थ को कुछ फील होता है या नहीं। क्या सचमुच वो उसके लिए सिर्फ उसकी दोस्त है, या फिर उसके मन में भी सोनल के लिए कहीं कोई फीलिंग्स हैं। मगर सिद्धार्थ ने ऐसा कोई साइन नहीं दिया था जिससे उसे ऐसा कुछ पता चल सके। इनफैक्ट जब उसने उसका हाथ पकड़ा था ना, तो उसने उसका हाथ छुड़ाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। कहीं सिद्धार्थ को पता न चल जाए कि वो जाग रही है। इस डर से उसने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली, बल्कि ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करती रही कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। कुछ देर तक जब सिद्धार्थ ने कोई हरकत नहीं की, तब उसने जानबूझकर अपने फेस को स्क्रैच करने की कोशिश की। वो भी देखना चाहती थी कि सिद्धार्थ उसे रोकता है या नहीं। दूसरी बात, सिद्धार्थ ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन खुद भी उसके ऊपर गिर गया था। उस वक्त सोनल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। क्या सिद्धार्थ उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये सही था कि वो सिद्धार्थ से प्यार करती थी, लेकिन अचानक ऐसी किसी सिचुएशन के लिए वो भी तैयार नहीं थी। क्या उसे सिद्धार्थ को रोकना चाहिए? मगर फिर उसी वक्त सिद्धार्थ उसके ऊपर से हट भी गया था, यानी उसका सोनल के करीब आने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर सोनल को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही थी। क्या सचमुच सिद्धार्थ को उससे कभी प्यार नहीं हुआ था? इतना सा भी नहीं। अब उसे थोड़ा गुस्सा आने लगा था और इसी गुस्से में उसने सिद्धार्थ का कॉलर पकड़कर उसे वापस बेड पर पटक दिया था और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी थी ताकि वो कहीं ना जा पाए। उस वक्त सिद्धार्थ ने जो कुछ भी उससे कहा था वो सब उसने क्लियरली सुना था, मगर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। हालांकि ये सारे स्टंट्स करते हुए उसकी पीठ और कमर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो प्यार ही क्या जिसमें दर्द ना हो। आलिया हमेशा रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती रहती थी और फिर उनकी स्टोरी सोनल को सुनाकर पकाती रहती थी। उसने एक बार सोनल को ऐसे ही एक नॉवेल की स्टोरी सुनाते हुए बताया था कि अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो उन्हें एक साथ एक ही रूम में रात गुजारनी चाहिए। इट्स वेरी डेंजरस, मतलब कुछ भी हो सकता है,
इसलिए उसने जानबूझकर बार बार सिद्धार्थ के करीब आने की कोशिश की, लेकिन आखिर में सिद्धार्थ रूम से ही बाहर चला गया। सोनल के चेहरे पर अब उदासी छा गई थी। अब तो ये पूरी तरह क्लियर हो गया था ना कि सिद्धार्थ उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। तभी तो उसके टच करने से वो इतना अनकंफर्टेबल हो गया था कि रूम छोड़कर ही चला गया। आलिया ने बताया था कि अगर लड़के को लड़की में इंटरेस्ट होता है ना, तो अकेले रूम में उसके साथ होने पर वो उसकी थोड़ी एडवांटेज लेने की कोशिश तो जरूर करता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टा वो सिद्धार्थ के करीब आने की कोशिश करती रही और सिद्धार्थ उससे दूर भागता रहा। अगर सिद्धार्थ को उससे जरा सा भी प्यार होता ना, तो वो उसे कभी ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाता। ये सोचते हुए वो इतनी डिप्रेस हो गई थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। थोड़ी देर बाद रूम का डोर ओपन होने की आवाज आई, मगर अब सोनल के अंदर और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रह गई थी। उसने धीरे से ब्लैंकेट को खींचते हुए खुद को सिर से लेकर पैर तक कवर कर लिया और अपने आंसुओं को पोंछकर सोने की कोशिश करने लगी। अपना काम खत्म करने के बाद अमन के पास अब यहाँ हॉस्पिटल में करने के लिए और कुछ बाकी नहीं था। वो सीधे सिद्धार्थ के वार्ड में चला आया, मगर सिद्धार्थ का रूम बिल्कुल खाली था। उसने पूरे वार्ड को अच्छी तरह चेक कर लिया था, मगर कहीं कोई नहीं था। कुछ देर वहीं पर उसका इंतजार करने के बाद उसे ख्याल आया कि शायद वो सोनल के रूम में चला गया होगा। सोफे से उठकर वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक बाहर से दरवाजा खुला और सिद्धार्थ एकदम से घबराई हुई हालत में अंदर आ गया। उसे देखकर अमन को कुछ अजीब सा लगा। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और फेस को भी एक हाथ से कवर किया हुआ था। अरे क्या हो गया तुझे? किसी से पिटकर आ रहा है क्या? अमन ने उसे गौर से देखते हुए कहा। सिद्धार्थ को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अमन उसके रूम में पहले से ही मौजूद होगा। अमन के सवाल पर वो एकदम से स्पीचलेस हो गया था। उसे शॉक होकर अपनी तरफ देखता पाकर अमन ने दोबारा पूछा, अरे क्या हो गया तुझे? कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मगर तभी उसकी नजर सिद्धार्थ के उस हाथ पर पड़ी जिससे उसने अपने फेस को कवर किया हुआ था। उस पर कहीं कहीं रेड स्पॉट्स नजर आ रहे थे। उसे देखकर अब उसे सारी सिचुएशन समझते हुए देर नहीं लगी। ऑब्वियसली वो इस वक्त अपनी प्यारी वाइफ के रूम से ही आ रहा था। उसके चेहरे पर एक शरारत भरी स्माइल आ गई थी। सिद्धार्थ को छेड़ते हुए उसने पूछा, तू वहां से भाग कर आया है? अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर भाग आया तू? छी छी छी, नाम खराब कर दिया तूने हम सबका। कहते हुए अमन को हंसी आने लगी थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ इरिटेट हो रहा था, मगर उसकी बातों में सच्चाई थी। भागकर ही तो आया था वो वहां से। कहीं ना कहीं उसे भी डर था कि अपने इमोशंस में बहकर अगर उसने सोनल के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो सोनल उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसने अमन को गुस्से से भगाकर देखा और सीधा बाथरूम में घुस गया। नल को चालू कर पानी से वो अपना फेस धोने लगा। अमन वही बाथरूम के दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और हंसते हुए उसे अपना फेस वॉश करते हुए देखता रहा। कितनी बुरी हालत हो गई है मेरे दोस्त की। वैसे तो सबके सामने शेर बना फिरता है, लेकिन अभी देखो कैसे भीगी बिल्ली बनकर खुद अपनी वाइफ के रूम से भाग कर आया है। मुझे तो अब तरस आ रहा है तुझ पर, और मुझे तो अब तुझ पर डाउट हो रहा है कि तू कभी कुछ कर भी पाएगा। उसकी बात सुनकर फेस वॉश करते हुए सिद्धार्थ के हाथ एक पल को रुक गए। दिल तो उसका कर रहा था कि जाकर इसी वक्त अमन का मुंह तोड़ दे, मगर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और गुस्से से दांत पीसते हुए जवाब दिया, कुछ तो शर्म कर ले कमीने, पहले से इंजर्ड है वो, चोट लगी है उसे। मगर उसकी बात सुनकर अमन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हंसते हुए उसने जवाब दिया, सो क्यूट, तू इस दुनिया का सबसे शरीफ आदमी है जो खुद की बीवी को भी हाथ लगाने से डरता है। और क्या कहा था तूने? तू रोज रात को उसके साथ सोता है? बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हो तुम दोनों। तो फिर आज उसके साथ एक ही कमरे में रुकने पर तेरी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? हाँ। हंसते हुए अचानक वो रुका और फिर कुछ सोचते हुए बोला, वेट अ सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे कोई प्रॉब्लम है इस वजह से तू सोनल से दूर भाग रहा है? आई स्वेयर मैं एक से एक हकीम को जानता हूँ जिसके पास हर मर्ज का इलाज है। तू कह तो मैं। अब सिद्धार्थ के लिए एक भी वर्ड और सुन पाना मुश्किल था। आखिर बात उसकी मर्दानगी पर आ गई थी। उसने गुस्से में अमन के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कर तू अपनी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ओके? और तू खुद डॉक्टर होकर मुझे हकीम के पास भेजने की बात कर रहा है? प्रैक्टिकल देखना है तुझे, कम ऑन, आज तेरा ये वहम दूर कर ही देता हूँ। तब सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर अमन की तो हंसी नहीं रुक रही थी। सिद्धार्थ को परेशान करने में ना अब उसे मजा आ रहा था। सॉरी टू से बट आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ मैन। लेकिन अगर तूने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो तेरी वाइफ को जरूर बहुत सारे वहम हो जाएंगे। सिद्धार्थ को अब उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन हो रहा था सब कुछ छोड़कर सबसे पहले उसी की पिटाई कर दे। बाथरूम से बाहर आते हुए वो उसके ऊपर चिल्लाया, कमीने तू दोस्त नहीं, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, निकल जा यहाँ से। ये बस सिद्धार्थ ही जानता था कि उसने कैसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ था। अगर वो कुछ देर और उस रूम में रुक जाता ना तो ना जाने सोनल के साथ क्या कर बैठता। सोनल उसकी वाइफ थी और वो अगर चाहता तो बिना किसी हेजिटेशन के वो उसके साथ वहां पूरी रात बिता सकता था। लेकिन सोनल कहीं उसे गलत ना समझ ले, इस डर ने उसे वहां से चले जाने पर मजबूर कर दिया था। सिद्धार्थ की नोज ब्लीडिंग अब बंद हो चुकी थी। उसने टॉवल से अपना चेहरा पोंछा और सीधे रूम में घुस गया। इतनी सारी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन के बाद अब बस एक सिगरेट से ही उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो सकता था। सो रूम में आकर वो सबसे पहले अपनी सिगरेट और अपना लाइटर खोजने लगा। सिद्धार्थ की डांट खाने के बाद अमन अब दरवाजे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन बाहर जाने से पहले उसने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोला, बहुत मजाक उड़ाया ना तूने मेरा, ये कहकर कि मुझे इन सारी चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब मैं भगवान से प्रे करूंगा कि तू मेरी तरह बिल्कुल ना बने और तुझे आज की रात हर वो एक्सपीरियंस मिले जो मुझे आज तक नहीं मिला। उसकी बात सुनकर अब सिद्धार्थ से और बर्दाश्त नहीं हुआ। बेड पर से पिलो उठाकर उसने अमन की तरफ दे मारा और गुस्से में चिल्लाया, तू जा रहा है या नहीं? मगर इससे पहले कि वो पिलो अमन को छू पाता उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। अब सिद्धार्थ उस कमरे में बिल्कुल अकेला था, लेकिन फिर भी जो कुछ भी अभी अमन ने उसे कहा था ना उससे वो पूरी तरह झल्ला रहा था। उसे आज के अपने इस बर्ताव से भी बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। शादी के बाद से वो सोनल के साथ एकदम नॉर्मल था। हाँ, जब सोनल ने एक्सीडेंटली ड्रग्स ले लिया था तब जरूर उसके साथ रहते हुए वो कुछ देर के लिए बहक गया था, लेकिन इसके अलावा उसने कभी अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। हमेशा उसने सोनल के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था। अनन्या से दूर जाने के बाद अगर वो चाहता तो आसानी से किसी भी लड़की के करीब आ सकता था। आखिर कौन ऐसी लड़की होगी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर के पास नहीं आना चाहेगी? लेकिन ऐसा करके सिद्धार्थ अपने प्यार की इंसल्ट नहीं करना चाहता था। उसने पूरे 12 साल तक अनन्या के लिए अपनी फीलिंग्स को पूरी ईमानदारी से अपने दिल में जगह दी थी और उसे पूरा यकीन था कि उसका प्यार पूरी तरह सच्चा था। इसलिए अब उसकी जगह उसकी जिंदगी में कोई और लड़की कभी नहीं ले पाएगी। अनन्या के इग्नोरेंस की वजह से पिछले 12 सालों में उसने अकेले ही जीना सीख लिया था। वो अब 30 साल का हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया था। लेकिन सोनल के साथ रहते हुए कब वो उसके सामने अपना दिल हार गया था कि उसे खुद पता नहीं चला था। सिर्फ उसके करीब आने भर से सिद्धार्थ की हालत हो गई थी कि उसे उसके रूम से भागकर यहाँ आना पड़ा था। इस बात से वो खुद भी हैरान था, आखिर क्यों वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उसे वो सब कुछ याद आया जो
अभी अभी सोनल के साथ उसके रूम में हुआ था ना, तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी। सोते हुए सोनल के मासूम से चेहरे को याद करके ही वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन भूलने लगा था। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी के 12 साल अनन्या के पीछे बर्बाद कर दिए थे। अब वो ऐसे किसी रिलेशनशिप के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था जिसका कोई फ्यूचर ना हो। वो बस एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहता था जो उसके हर कदम पर उसका साथ दे। अगर उन दोनों के बीच प्यार ना भी होना तो कोई बात नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ अपने रिश्ते को निभाते हुए वो एटलीस्ट साथ रहने की कोशिश तो कर ही सकते थे। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए वो सोनल से इस बारे में एक बार बात जरूर करेगा। भले ही उन दोनों का रिश्ता हालात के हाथों मजबूर होकर बना था, लेकिन ये भी सच था कि उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी और वो भी अब इस शादी को एक मौका देना चाहता था। लेकिन इसके लिए सोनल का डिसीजन जानना भी जरूरी था। क्या वो भी इस शादी को मौका देना चाहती है? क्या वो कभी भी सिद्धार्थ को अपने दिल से अपना पाएगी? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पायल के पास किसी भी तरह के आईडी नहीं थे, इसलिए उसे किसी भी होटल में रूम मिलना मुश्किल था। यहाँ भी जेनी ने उसकी हेल्प की और उसे एक सस्ते से होटल में एक कमरा दिलवा दिया। पायल बेटा, एक बार और नमन को कॉल करके देखना, क्या पता वो हमारी हेल्प के लिए आ जाए। नलिनी ने बेड से उठकर बैठते हुए कहा। पायल चुपचाप खिड़की के पास होकर सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों को देख रही थी। उसने नलिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तूने तो खुद ही देखा था ना, उन पुलिस वालों ने कैसे हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। मिलना तो दूर, हमें एक बार देखने तक नहीं आया कि कुंदन कैसे हैं। कहते हुए नलिनी की आवाज भारी हो गई थी। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। अब तो बस नमन ही हमारी कोई मदद कर सकता है। उसके परिवार का बहुत नाम है, बड़े बड़े लोगों से उसकी पहचान है। वो लोग अगर चाहे तो कुंदन को बचा सकते हैं। मुझे तेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है बेटा। मैंने तो सुना है कि पुलिस वाले लॉकअप में लोगों को बहुत मारते पीटते भी हैं। अरे भगवान ना करे अगर उन्होंने कुंदन के साथ ऐसा कुछ किया तो। कहते कहते नलिनी फिर से रोने लगी थी। नलिनी की बात सुनकर पायल का चेहरा सख्त हो गया था, मगर उसकी आंखों में सिवाय गुस्से और नफरत के अलावा और कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसे अपने डैड की फिक्र नहीं थी, वो भी जितनी जल्दी हो सके उनसे मिलना चाहती थी। जेनी के घर से निकलने के बाद वो सीधे उस पुलिस स्टेशन में गई थी जहां कुंदन को रखा गया था। उसने वहां के इंस्पेक्टर से बहुत रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो उन दोनों की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मिस्टर कुंदन लाल मेहता से अभी पूछताछ चल रही है, फिलहाल उन्हें किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। किसी से भी नहीं मतलब किसी से भी नहीं, उस इंस्पेक्टर ने एकदम सख्त लहजे में जवाब दिया और फिर अंदर की तरफ मुंह करके दहाड़ते हुए चिल्लाया। अब कहां मर गए सबके सब? यहां इतने लोगों की भीड़ क्यों लगा रखी है? बाहर निकालो इन सबको यहां से। उसकी आवाज सुनकर अंदर से भागते हुए एक हवलदार बाहर आया और पायल और नलिनी को बाहर की तरफ धकेलते हुए बोला, अरे मैडम, सुना नहीं क्या आपने? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? चलो अभी निकलो यहां से, निकलो इधर से। बेइज्जती का ये कड़वा घूंट पीने के अलावा पायल और कुछ नहीं कर पाई थी। कुंदन की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही थी, साथ ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी था। ना जाने वो किस हाल में होंगे। ये सब सोचकर नलिनी और पायल दोनों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद पायल सीधे वॉशरूम में चली गई। नलिनी के सामने वो नमन को कॉल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने नमन को वहीं वॉशरूम से कॉल किया। एक बार फिर से उसे डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी क्योंकि किसी ने भी फोन नहीं उठाया। लेकिन 1 मिनट के बाद ही उसके फोन पर एक मैसेज आ गया। उसे लगा शायद नमन ने उसे मैसेज किया होगा। उसने जल्दी से मैसेज ओपन किया। मैसेज नमन के नंबर से ही था, लेकिन उसमें लिखे वर्ड्स पढ़कर पायल शॉक्ड हो गई। पायल, मैं नमन की मॉम हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी फैमिली में क्या कुछ चल रहा है। अगर नमन तुम्हारे साथ रहा तो उसकी भी बेवजह बदनामी होगी। शायद पुलिस उसके ऊपर भी शक करने लगे और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा बेटा बेवजह कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाता फिरे। अगर तुम सचमुच मेरे बेटे से प्यार करती हो तो आज के बाद कभी भी उससे मिलने या बात करने की कोशिश मत करना। ये मैसेज पढ़ने के बाद पायल को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी बेजान हो गई है। अपने दिल में उसे एक साथ हजारों सुइयां चुभती हुई महसूस हो रही थी। किसी ने सच ही कहा है, मुसीबत के समय में ही अपनी हर भलाई की पहचान होती है। जब तक मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कुंदन लाल मेहता के हाथ में था, तब तक तो सब उन लोगों के साथ अच्छे से पेश आते थे। और आज जब उनका सब कुछ छिन गया था तो एक ही पल में उन लोगों का बर्ताव ही बदल गया। आज से पहले जब कभी भी वो नमन के घर गई थी तो चित्रा जी बड़े प्यार से उससे मिलती थी। अपनी सहेलियों से उसे मिलवाते और उसकी तारीफ करते हुए वो थकती नहीं थी। वही थी जिसे पायल और नमन की शादी की सबसे ज्यादा चलती थी। और आज वही उससे कह रही थी कि वो नमन से कभी बात करने की कोशिश भी ना करे। हर इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता होगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट की तरफ देखा जो लगभग खत्म हो चुकी थी। सिगरेट के उस बचे हुए टुकड़े को मसलते हुए उसने खिड़की से बाहर उछाल दिया। उसने अपना फोन निकालकर जेनी का नंबर डायल कर दिया। हाँ बोलो मैडम, क्या डिसाइड किया तुमने? दूसरी तरफ से जेनी की आवाज आई, मैं मूवीज करने को तैयार हूँ, डायरेक्टर्स के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। पायल ने जेनी से कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रात वाले इंसिडेंट के बाद सोनल न जाने कितनी देर तक रोती रही थी। रोते रोते ही उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तब तक करीब 8 बज चुके थे। रात को देर तक रोते रहने के कारण उसकी आंखें लाल होकर सूज गई थी और उन्हें हल्का सा दर्द भी हो रहा था। सोनल ने उठकर सबसे पहले एक टॉवल को ठंडे पानी में डालकर उससे अपनी आंखें पोंछी। उसके बाद उसे कुछ बेटर फील होने लगा था। अमन की दी हुई दवाओं ने वाकई गजब का असर किया था। अब उसके लिप्स अपनी नॉर्मल शेप में आ गए थे। जब तक कोई बेहद गौर से न देखे तब तक उसके लिप्स की सूजन का या कलर डिफरेंस का पता अब नहीं चल रहा था। ये देखकर अब वो एकदम रिलैक्स्ड हो गई थी। हालांकि सोनल ने कल रात जो भी सिद्धार्थ के साथ किया था उसके बाद अब उसे गिल्ट फील हो रहा था। भले ही सिद्धार्थ की नजरों में वो सो रही थी, लेकिन वो खुद अपने आप को उन सारी चीजों के लिए माफ नहीं कर पा रही थी। अभी जब सिद्धार्थ उसके पास आएगा तो वो कैसे उसका सामना कर पाएगी? ये सब सोच सोचकर वो परेशान हो रही थी। ये बात तो वो पहले से ही जानती थी कि सिद्धार्थ उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद सिद्धार्थ ने कल रात जब उसे इग्नोर किया तो उसका दिल टूट गया था। ऐसे में उसे इस बात का भी डर था कि उसे अपने सामने देखकर वो वापस अपसेट हो जाएगी। आखिर में उसने नर्स से एक पेन और पेपर मांगा और उस पर उसने सिद्धार्थ के लिए एक मैसेज लिखकर वहीं बेड के पास रख दिया और फिर खुद चुपचाप बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से निकल गई। अमन ने उसे पानी से दूर रहने को कहा था, इसलिए घर आकर उसने सिर्फ अपने कपड़े चेंज किए। हाथ और गले के स्क्रैचेस तो कपड़ों में छुप गए थे, लेकिन फेस के स्क्रैचेस को छुपाने का कोई तरीका उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे मेकअप करना भी नहीं आता था। आखिर में उसने आलिया से हेल्प मांगी और आलिया ने किसी मेकअप एक्सपर्ट की तरह उसका इतनी अच्छी तरह से मेकअप कर दिया था कि अब उसके फेस पर एक भी निशान नजर नहीं आ रहा था। उसे थैंक यू बोलकर सोनल फैशन हब के लिए निकल गई। हमेशा की तरह उसने बस ली और फैशन हब पहुंच गई। सोनल ने आज पहली बार मेकअप किया था। हालांकि आलिया ने काफी लाइट मेकअप किया था, लेकिन फिर भी सोनल को थोड़ी घबराहट हो रही थी कहीं कोई उसके फेस के स्क्रैचेस को नोटिस ना कर ले। फैशन हब के पार्किंग एरिया में एक बड़ी ही खूबसूरत सी गाड़ी खड़ी थी। आज से पहले उसने कभी इस गाड़ी को यहाँ पर नहीं देखा था। हालांकि उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गाड़ी पर काले शीशे चढ़े हुए थे। सोनल धीरे से चलती हुई गाड़ी के पास आई। उसने एक बार चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, आसपास कहीं कोई नहीं दिख रहा था। वो झट से झुककर गाड़ी के शीशे पर अपना फेस देखने लगी। थैंक गॉड, कहीं कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। सोनल ने गौर से अपने चेहरे को देखते हुए कहा, लेकिन मेरे लिप्स ये तो अभी तक पूरी तरह नॉर्मल ही नहीं हुए। सोनल ने पाउट करते हुए एक बार अपने लिप्स को उंगलियों से टच किया।
ठीक उसी वक्त अचानक से गाड़ी पर चढ़ा हुआ वो काला शीशा नीचे होने लगा। उसके पीछे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बैठा सोनल को देखकर मुस्कुरा रहा था। सोनल तो ये देखकर ही शॉक्ड हो गई। घबराहट में वो कुछ बोल भी नहीं पाई। सोनल की घबराहट को नोटिस कर उसकी स्माइल और बड़ी हो गई। क्या देख रही थी तुम? उसने सोनल से पूछा। उसकी आवाज सुनकर सोनल जैसे अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर आ गई। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस आपकी गाड़ी के शीशे को एज अ मिरर यूज कर रही थी, दैट्स ऑल। और वैसे भी ये ग्लासेस इतने डार्क हैं कि अंदर कोई भी चीज बाहर से नजर नहीं आती। मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, आई स्वेयर। उसकी घबराहट भरी आवाज सुनकर अब उस लड़के के चेहरे पर हंसी आ गई थी। सोनल एम्बैरेसमेंट के कारण अपनी आंखें बंद करके खुद पर ही चिल्लाने लगी थी। वैसे भी आजकल गाड़ियों की चोरी के बहुत से केसेस सामने आने लगे थे। जो उसने अभी किया, क्या वो काफी नहीं था? जो अब ऐसे स्टेटमेंट्स देकर वो इस आदमी का शक और भी पक्का कर रही थी। ओह रियली? और अगर तुम्हें अंदर की चीजें दिखाई पड़ती तो तुम क्या करती? उस लड़के ने अब और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए सोनल से सवाल किया। मैं सच में कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, सोनल ने परेशानी से भरकर जवाब दिया और फिर फैशन हब की बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, कोई चोर नहीं हूँ मैं, ओके? मगर वो आदमी भी शायद सोनल को ऐसे जाने देने के मूड में नहीं था। गाड़ी की सीट से पीठ टिकाकर कंफर्टेबली बैठते हुए उसने कहा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तुम खुद ही अपने आप को चोर कह रही हो। सच में चोर हो क्या तुम? मगर चेहरे से तो तुम किसी अच्छे घर की लगती हो। इतना कहकर उसने एकदम सीरियस होते हुए अपनी कार के अंदर नजर घुमाकर चारों तरफ देखा और फिर बोला, अब लेकिन मेरी गाड़ी में तो मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, सो दैट मींस तुम मुझे चुराना चाहती थी। कहते हुए उसके चेहरे पर फिर से एक शरारत भरी मुस्कान आ गई थी। मगर उसकी बात सुनकर सोनल के फेस पर गुस्सा नजर आने लगा था। सीधे खड़े होते हुए उसने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं? मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपकी कार विंडो को ग्लास की तरह यूज किया। थैंक यू सो मच। कहते हुए सोनल मुड़ी और गुस्से से अपना पैर पटकते हुए बिल्डिंग के अंदर चली गई। हाँ, समझता क्या है अपने आप को? इसकी गाड़ी के शीशे में मैंने अपना चेहरा क्या देख लिया? इसने तो इतनी सारी इमेजिनेशंस भी कर ली। गुस्से में बड़बड़ाती हुई सोनल चली जा रही थी। उस आदमी ने सोनल को जब गुस्से में बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखा तो एक बार फिर से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। सोनल जब फैशन हब के अंदर पहुंची तो उसे वहां का माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। खासकर लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आ रही थी। कुछ तो बार-बार मिरर में अपना मेकअप और अपना हेयर स्टाइल तक चेक कर रही थी। सोनल को यह सब देखकर बहुत अजीब लगा। उसने इधर-उधर नजरें दौड़ाई। उसे कॉफी मशीन के सामने खड़ी साशा नजर आई। हाय साशा, क्या हो रहा है यहाँ? सब इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं? सोनल ने चारों तरफ देखते हुए सवाल किया। तुम्हें नहीं पता आज यहाँ करण आने वाला है अपने लिए डिजाइनर सूट का ऑर्डर देने के लिए? साशा ने लगभग खुशी से उछलते हुए ये बात कही थी। कौन करण? सोनल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर साशा सरप्राइज रह गई। करण? करण आहूजा, द फेमस म्यूजिशियन। कमाल है, तुम उसे नहीं जानती हो? साशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। बाय द वे, मैंने तो उसकी पिक्चर्स पोस्टर्स सब रेडी कर लिए हैं। जैसे वो यहाँ आएगा ना, मैं सबसे पहले जाकर उन पर उसके ऑटोग्राफ्स ले लूंगी और फिर उन सारे पोस्टर्स को अपनी रूम की दीवारों पर लगा दूंगी। साशा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह ओके ओके। हाँ, सोनल ने एक जबरदस्ती की स्माइल उसे देते हुए कहा। उसे इन सेलिब्रिटीज में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। उसने एक दो बार इस करण आहूजा का नाम जरूर सुना था, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं थी। हाँ, अगर आलिया यहाँ होती तो शायद उसका भी रिएक्शन कुछ साशा जैसा ही होता। सेलिब्रिटीज को फॉलो करने में तो कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। तुमने तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं की है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसकी कुछ पिक्चर्स और एक नोटबुक दे दूंगी। तुम उसी के ऊपर ना उसका ऑटोग्राफ ले लेना, फिर हम सब उसके साथ एक सेल्फी भी ले लेंगे, ठीक है? सोनल को किसी सेलिब्रिटी के ऑटोग्राफ में सीरियसली कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो साशा को कोई जवाब देती उससे पहले ही पंक्ति वहां आ गई। उसने सोनल को अपने पीछे आने का इशारा किया और अपनी केबिन की तरफ बढ़ गई। सोनल भी बिना कुछ बोले चुपचाप उसके पीछे उसके केबिन की तरफ बढ़ गई। अंदर आकर पंक्ति अपनी ऑफिस चेयर पर बैठ गई। उसने वहीं टेबल पर पड़ा एक लाइटर उठाया और अपने लिए एक सिगरेट सुलगा ली। धुएं का एक गुबार छोड़ने के बाद उसने सोनल की तरफ देखते हुए कहा, लवली ने मुझे तुम्हारे डिजाइन के बारे में बताया था। कहते हुए उसने अपनी नजर टेबल पर पड़े कुछ पेपर पीसेस के ऊपर टिका दी। सोनल अचानक से बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लगी थी। हालांकि उसने ये स्टेप काफी हिम्मत करके लिया था, लेकिन इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है और उसका पूरा कार्य पंक्ति के जवाब पर ही डिपेंड करता है। पंक्ति ने चेहरे से पेज टिकाते हुए उन स्केचेस को अपने हाथ में उठा लिया और बड़ी दिलचस्पी से उन पर एक नजर डालती हुई बोली, नॉट बैड। पंक्ति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सोनल को एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही? लेकिन तुम्हारे बनाए डिजाइन अभी इतने मैच्योर नहीं है कि उन्हें हमारे स्टूडियो में यूज किया जा सके। पंक्ति ने उन स्केचेस को टेबल पर वापस रखकर सोनल की तरफ देखते हुए कहा, आई नो मैम। सोनल ने एकदम पोलाइटली जवाब दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ करेक्ट हो जाने की उम्मीद तो वो खुद भी नहीं कर रही थी। उसके लिए यही बड़ी बात थी कि पंक्ति को उसके डिजाइन्स पसंद आए थे। पंक्ति डिजाइन सेलेक्ट करने के मामले में बेहद स्ट्रिक्ट थी। वो हमेशा केवल उन्हीं डिजाइन्स को अपने कलेक्शंस में जगह देती थी जो एकदम परफेक्ट होती थी। और यही वजह भी थी कि फैशन अपने फैशन डिजाइनिंग के मामले में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। ऐसे में उसकी तारीफ के दो वर्ड्स भी सोनल जैसी फ्रेशर के लिए बहुत मायने रखते थे। तुम्हें वाकई एक अच्छा डिजाइनर बनने की काबिलियत है एंड आई एम श्योर थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद तुम इससे काफी अच्छा बेहतर आउटपुट दे पाओगी। पंक्ति ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा। सोनल उसे थैंक्स कहने ही वाली थी कि तभी पंक्ति के केबिन का डोर ओपन हुआ और वहां एक रौबदार आवाज गूंजी। अगर इसे वो एक्सपीरियंस मैं दूं तो कैसा रहेगा? पंक्ति के साथ साथ सोनल की नजरें भी दरवाजे की तरफ घूम गई। सामने खड़े शख्स को देखकर सोनल की आंखें हैरानी से एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी। दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर सोनल एकदम से सरप्राइज हो गई थी। और ये तो वही आदमी था जिससे वो बाहर मिली थी, वो कार वाला जो कुछ ज्यादा ही ख्याली पुलाव पका रहा था। मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? उस पर भी वो सीधे पंक्ति के केबिन में ही आकर घुस गया था। करण कहते हुए पंक्ति के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को एस्ट्रे में मसलते हुए पूछा दिया, आज वक्त पर कैसे आ गए तुम? मुझे तो लगा था कि हमेशा की तरह आज भी लेट ही आओगे। पंक्ति की बात सुनकर सोनल की हालत खराब हो गई थी। तो यह है करण आहूजा जिसकी बात साशा कर रही थी। सोनल को अपनी तरफ आंखें फाड़ी देखकर करण ने उसकी तरफ देखते हुए उसे फिर से एक शरारत भरी स्माइल दी थी। सोनल ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। उसकी धड़कनें तो अब घबराहट के कारण तेज होने लगी थी। और मजाक तो नहीं कर रहे हो ना तुम? पंक्ति ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। बिल्कुल नहीं, आई एम डैम सीरियस। कहते हुए वो पंक्ति के डेस्क के करीब आ गया था। उसने डेस्क पर पड़ी स्केचेस को अपने हाथ में उठाया और गौर से उन्हें देखते हुए बोला, आई एम इम्प्रेस्ड। इतना कहकर उसने वापस स्केचेस को डेस्क पर रख दिया और पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, इस बार मेरी ड्रेसेस की डिजाइनिंग का काम इन्हीं क्यों नहीं देती तुम?
उसकी बात सुनकर सोनल की घबराहट और बढ़ गई। उसने तो आज तक कोई सिंपल ड्रेस डिजाइनिंग भी नहीं की थी, और ये करण आहूजा जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, वो उसके जैसी फ्रेशर से अपनी ड्रेसेस डिजाइन करवाना चाहता है। मगर पंक्ति ने तुरंत उसके ऑफर को नकार दिया। करण, केवल स्केचेस देखकर डिजाइन मत लो, ये लड़की अभी यहाँ सिर्फ एक इंटर्न है, इसे जरा सा भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। पंक्ति को उसके साथ ऐसे फ्रेंडली बिहेव करते देखकर अब तक सोनल को भी समझ में आ गया था कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। शायद यही रीजन था कि उसके जैसे सेलिब्रिटी ने फैशन हब जैसी छोटी सी कंपनी को अपनी ड्रेसेस डिजाइन करवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, क्योंकि फैशन हब सेलिब्रिटीज की ड्रेसेस डिजाइनिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन वो उसके जैसी अनएक्सपीरियंस लड़की को इतना बड़ा काम कैसे दे सकता था? पंक्ति, करण ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा, तुमने भी तो एज अ फ्रेशर ही स्टार्ट किया था ना, आखिर इंसान को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, वरना उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? और फिर अभी तुमने खुद ही देखा ना कि इसके अंदर एक अच्छा फैशन डिजाइनर बनने की काबिलियत है, तो इसे अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। पंक्ति ने एक सीरियस लुक सोनल के ऊपर डालते हुए एक गहरी सांस ली और उससे बोली, सोनल तुम बाहर वेट करो। उसका ऑर्डर सुनकर सोनल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने घबराते हुए मुड़कर देखा, करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक रखा था। सोनल का दिल जैसे उछलकर उसके हाथ में आ गया। उसने घबराकर तुरंत उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसे अनकंफर्टेबल होता हुआ देखकर करण ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पंक्ति को यह सब नागवार गुजरा। भले ही करण उसका दोस्त था, लेकिन ये उसका ऑफिस था और सोनल उसकी एम्प्लॉय। उसके सामने वो उसके ऑर्डर को ही कैसे इग्नोर कर सकता है? करण, उसने थोड़ी तेज आवाज में नाराजगी के साथ कहा, मगर करण ने तुरंत उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। कभी तो लड़कियों के जैसा बर्ताव कर लिया करो, हमेशा खड़ूस बॉस वाले मूड में रहना जरूरी है क्या? करण ने हल्की सी हंसी के साथ हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पंक्ति ना चाहते हुए भी चुप हो गई, मगर उसने फिर से करण को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो करण, तुम ये ड्रेस अपने कॉन्सर्ट के लिए डिजाइन करवा रहे हो, जितना उसका परफेक्ट होना जरूरी है उतना ही उसका टाइम पर रेडी होना भी जरूरी है। कोई और मौका होता तो मैं शायद मना नहीं करती, लेकिन इस वक्त सोनल को प्रोजेक्ट देना बहुत बहुत रिस्की होगा। करण ने सोनल की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली और पंक्ति के ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ गया। हो सकता है थोड़ा रिस्की हो, बट मैंने इसके बनाए डिजाइन देखे हैं और वो मुझे बहुत पसंद आए हैं, सो आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क। ओके? सोनल तो बस उन दोनों की बात सुनकर नर्वस हुई जा रही थी। करण उस पर जो भरोसा जता रहा था उसके लिए उसे खुश होना चाहिए था, या फिर पंक्ति जो कह रही थी उसे सही मानना चाहिए था। इस थॉट के बीच वो खुद ही कंफ्यूज हो रही थी। पंक्ति ने एक बार फिर से परेशान नजरों से सोनल की तरफ देखा, बट करण, उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर करण ने बीच में ही उसकी बात काट दी। नो बट्स, ये लड़की मेरे लिए ड्रेसेस डिजाइन करेगी एंड दैट्स फाइनल। ओके? उसने अपना फैसला सुनाते हुए कह दिया। आर यू श्योर? पंक्ति ने एक बार और कंफर्म करने के इरादे से पूछा। 101%। करण ने सोनल की तरफ देखकर स्माइल करते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर पंक्ति बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने सोनल को एक फीकी सी स्माइल देते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट ही इतना बड़ा मिला है। आई होप तुम करण को डिसअपॉइंट नहीं करोगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के बावजूद सोनल के फेस पर खुशी कम और घबराहट ज्यादा नजर आ रही थी। थैंक यू, वो बस इतना ही कह पाई। पंक्ति के केबिन से निकलकर सोनल सीधे लॉकर रूम में चली आई थी। उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। उसे अभी ये सब किसी सपने के जैसा लग रहा था, और लगे भी क्यों ना, फैशन डिजाइनिंग में शायद ही किसी का भी करियर इस तरह स्टार्ट होता है। नॉर्मली लोग अपने करियर की शुरुआत किसी अच्छे डिजाइनर के असिस्टेंट के तौर पर करते थे। जब असिस्टेंट के तौर पर काम करते हुए उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हासिल हो जाता है, तब जाकर लोग उन्हें नोटिस करना शुरू करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप उन्हें इंडिविजुअली भी काम मिलने लगता है। मगर सोनल को ऐसा लग रहा था कि शायद वो बहुत ज्यादा ही लकी है, तभी तो उसे डायरेक्टली इतने बड़े सुपरस्टार की ड्रेस डिजाइन करने का काम मिल गया था। यही नहीं, करण ने पंक्ति से खास सिफारिश की थी कि उसकी ड्रेस डिजाइनिंग का पूरा क्रेडिट सोनल को दिया जाए। सोनल किसी भी तरीके से मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। अगर उसने इस बार अच्छा काम किया तो आगे उसके लिए बहुत सारे मौके खुलने लगेंगे, उसे कितना कुछ सीखने को मिलेगा, और जब उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो उसका इस्तेमाल मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नए सिरे से खड़ी करने में लगाएगी। सोनल इस वक्त बहुत बहुत ज्यादा खुश थी। अचानक फोन बजने की आवाज से वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकली और उसका ध्यान अपने फोन की तरफ गया। सिद्धार्थ का कॉल आ रहा था। उसका कॉल देखते ही पल भर में सोनल के चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी उदासी ने ले ली। अब भी उसका कॉल रिसीव करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर रिंग होने के बाद कॉल अपने आप कट गया। वो फोन वापस रखने ही जा रही थी कि दोबारा कॉल आ गया। इस बार उसने कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही उसने अपने फोन को अपने कान से लगाया, दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, सोनल कहां हो तुम? तुम्हें पता भी है डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, ऐसी हालत में हॉस्पिटल छोड़कर कैसे जा सकती हो तुम? सोनल चुपचाप बस उसकी बात सुनती रही। उसके उदास चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, मगर उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। सिद्धार्थ उससे जिस तरीके से बात कर रहा था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसे सोनल की कितनी फिक्र है, लेकिन सोनल अब इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। सिद्धार्थ बस एक अच्छे दोस्त की तरह ही उसकी फिक्र कर रहा है। हेलो सोनल, तुम सुन रही हो ना? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सिद्धार्थ ने इस बार पहले से भी ज्यादा तेज आवाज में पूछा। उसकी आवाज सुनकर सोनल को एहसास हुआ कि उसने इतनी देर से सिद्धार्थ की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया है। किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा था, तुमने देखा नहीं? नोट? कौन सा नोट? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मैंने अपने रूम के बेडसाइड टेबल पर तुम्हारे लिए एक नोट रखा था। सोनल ने जवाब दिया। फोन पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सिद्धार्थ ने रूम में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई और उसे वो टेबल और उस पर रखा नोट दोनों नजर आ गए। उसने एक बार नोट को उठाकर पढ़ा और फिर गुस्से में उस कागज के टुकड़े को बुरी तरह मोड़ दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस बार उसने पहले से भी ज्यादा गुस्से में सोनल के ऊपर चिल्लाते हुए पूछा, ऐसी हालत में भी तुम्हें काम करने जाना था क्या? इतना जरूरी है काम तुम्हारे लिए? सोनल ने थोड़ी हिचकिचाहट भरी आवाज में कहा, सिद्धार्थ मैं अब ठीक हूँ, अब इस तरह बार बार मैं काम से छुट्टी तो नहीं ले सकती ना, इसलिए मैं यहाँ चली आई। यू सीरियस? इतनी सारी चोट लगी है तुम्हें और तुम्हें अभी भी काम की पड़ी है? सोनल, अगर तुम अपनी हेल्थ के लिए 2-4 दिन की छुट्टी ले भी लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, तुम इसी वक्त हॉस्पिटल वापस आ रही हो। सिद्धार्थ ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, मगर सोनल अब किसी तरह वापस सिद्धार्थ के सामने नहीं जाना चाहती थी, सो उसने भी जिद भरी आवाज में जवाब दिया, मैं वापस नहीं आऊंगी, प्लीज मी सिद्धार्थ, मैं वापस नहीं आऊंगी, प्लीज मी सिद्धार्थ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनल इस मामले में काफी स्ट्रांग थी। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद से जब कभी भी उसे चोट लगी तो वहां कोई उसका दर्द बांटने वाला नहीं था। वो सारी तकलीफें खुद अकेली ही झेल लेती थी। ऐसे में आज उसकी बॉडी पर जो चोट और स्क्रैचेस थे ना, उन्हें बर्दाश्त करने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी।
प्रॉब्लम तो उसे उसके दिल में होने वाला दर्द दे रहा था, जो सिद्धार्थ के बारे में सोचने भर से ही और बढ़ता जा रहा था। अब ऐसे में वो हॉस्पिटल कैसे जा सकती थी? वहां जाने का मतलब था सिद्धार्थ के साथ रहना, और वो इस वक्त सिद्धार्थ का सामना तक करने की हालत में नहीं थी। सिद्धार्थ कुछ पलों तक तो गुस्से में अपने फोन की तरफ देखता रहा, फिर उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, तुम्हें अगर खुद वापस आने में प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, मैं खुद ही तुम्हें वापस लेने आ जाता हूँ। कहीं सिद्धार्थ सचमुच यहाँ ना आ जाए, इस डर से सोनल ने तुरंत जवाब दिया, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अब घर के लिए निकलने वाली हूँ। और फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो सिद्धार्थ? तुम्हें खुद भी तो आराम की जरूरत है ना, प्लीज आराम करो, मैं आ जाऊंगी। क्या कहा तुमने? तुम घर जा रही हो? सिद्धार्थ ने सरप्राइज होते हुए पूछा। सोनल तुम अभी भी इंश्योर्ड हो, तुम्हें अभी भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऐसे में घर कैसे जा सकती हो तुम? सिद्धार्थ उसके जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन जब सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने मन ही मन कुछ डिसाइड किया और बोला, तुम अभी भी फैशन हब में हो? हाँ, सोनल ने जवाब दिया। ठीक है फिर तैयार हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, 20 मिनट में मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है? कहकर सिद्धार्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सोनल ने अपने हाथ में पकड़े फोन की तरफ बुझी हुई नजरों से देखा। डिसअपॉइंटमेंट उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। जिस तरह से सिद्धार्थ उसकी फिक्र करता है और उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है, उसे देखकर तो कोई भी यही समझ लेगा कि वो सोनल से बेइंतहा प्यार करता है। अपने फोन में सिद्धार्थ की फोटो को देखते हुए सोनल के चेहरे का दर्द और भी गहरा हो गया था। क्यों कर रहे हो तुम ये सब सिद्धार्थ? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो तो फिर क्यों मेरा इतना ख्याल रखते हो? तुम्हारी ये फिक्र, बिना कहे मेरे दिल की बात समझ लेना और फिर हर बार मेरी हेल्प के लिए आ जाना, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मेरे प्यार को और बढ़ाती ही जाती हैं। लेकिन जितना ज्यादा मेरा तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता जाता है, उससे कहीं ज्यादा मुझे इस प्यार से दर्द होता है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कभी तुम्हारा प्यार नहीं मिल पाएगा। कहते कहते सोनल की आंखों में आंसुओं की एक बूंद लुढ़ककर उसके गालों पर आ गई थी। सिद्धार्थ ने कहा था वो उसे लेने के लिए 20 मिनट के अंदर ही यहाँ पहुंच जाएगा। अगर उसे सिद्धार्थ के सामने आने से बचना है तो उसे इसी वक्त फैशन हब से निकलना होगा। ये सोचकर सोनल तुरंत उठकर एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। अब क्योंकि उसे करण आहूजा के लिए ड्रेस डिजाइन करनी थी, इसलिए पंक्ति ने उसे छूट देते हुए उसका वर्किंग टाइम पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया था। अब वो भी बिल्कुल लवली की तरह ही वहां काम कर सकती थी। इसके अलावा अब उसे सफाई का काम करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। एलिवेटर से बाहर निकलकर जैसे ही वो पार्किंग एरिया से होकर गुजरी, एक ब्लैक कलर की कार के बार बार हॉर्न मारने की आवाज से उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया। गाड़ी को देखते ही सोनल के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। सिद्धार्थ से बचने के लिए ही तो वो इतनी जल्दबाजी में वहां से निकल गई थी। अभी तो 20 मिनट हुए भी नहीं थे और सिद्धार्थ उसे लेने भी आ गया। अब उसे सिद्धार्थ के साथ घर जाना पड़ेगा, ये सोचकर ही वो नर्वस होने लगी थी। अपने इमोशंस को किसी तरह कंट्रोल कर उसने गहरी सांस ली और उस कार की तरफ बढ़ गई। जैसे ही सोनल कार के करीब पहुंची, उसके शीशे नीचे हो गए। हे लिसन टोन, करण ने स्माइल करके उसकी तरफ देखते हुए कहा। सोनल उसे वहां देखकर सरप्राइज हो गई थी। वो तो काफी पहले फैशन हब से चला गया था, तो अब तक यहाँ पार्किंग एरिया में क्या कर रहा है? आप अब तक गए नहीं? सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आपके बिना कैसे जा सकता था मैं? करण ने एक शरारत भरी स्माइल के साथ उसे देखते हुए कहा। व्हाट? सोनल कंफ्यूज हो गई। आई मीन आप मेरी ड्रेस डिजाइनर हैं, ऑब्वियसली मुझे आपके साथ अपने ड्रेस के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, सो मैं यहाँ आपको वेट कर रहा था, करण ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। सोनल कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे करण को क्या जवाब देना चाहिए। उसे चुप देखकर करण अपनी तरफ का डोर ओपन करते हुए बाहर आ गया और फिर बड़ी ही अदब से उसने सोनल के लिए कार का डोर ओपन करते हुए कहा, ओके मिस टॉन, क्या आज आप प्लीज मेरे साथ डिनर के लिए चलेंगी? सोनल को तो पहले समझ ही नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और चुपचाप गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही करण भी फौरन कार में जाकर बैठ गया। वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। बीच बीच में वो एक नजर सोनल के ऊपर भी डाल लेता था, जो बिल्कुल खामोशी के साथ बैठी हुई थी। सोनल ने एक बार अपनी नजरें घुमाकर कार को देखा। इस कार का इंटीरियर भी बिल्कुल सिद्धार्थ की कार के जैसा ही था। इनफैक्ट ये भी BMW ही थी। यही वजह थी कि जब उसने पार्किंग में इस कार को खड़ा देखा तो उसे एक पल के लिए वहम हो गया था कि सिद्धार्थ उसे लेने आ रहा है। सोनल पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी ना सोचे, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर तो जैसे बस सिद्धार्थ ही छाया हुआ था। काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे अपने ख्यालों में से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। सोनल को चुप देखकर करण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो क्या? जब से मिली हो एकदम चुपचाप हो, कुछ तो बोलो। सोनल ने एक बार करण की तरफ देखा और फिर बोली, आप प्लीज गाड़ी कहीं भी साइड में रोक दीजिए, मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। यार मैंने तुमसे कुछ बोलने को कहा था, ये बोलना था तुम्हें? करण ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसे देखते हुए कहा। करण आहूजा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। लोग ऐसे मौकों के लिए तरसते हैं और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त मैंने तुमसे जो कहा था उससे तुम नाराज हो गई हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मुझे वापस घर जाकर डिजाइन के बारे में भी सोचना है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम लोग फिर किसी दिन डिनर पर जा सकते हैं, सोनल ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। एक्चुअली वो उसके साथ डिनर के लिए जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी थे और ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ पहली ही मुलाकात में डिनर के लिए चले जाना इट्स जस्ट ऑकवर्ड। वो तो शुरू में ही करण के साथ आने से मना करने वाली थी, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वो इस वक्त बस स्टॉप जाने की कोशिश करेगी ना तो पक्का रास्ते में सिद्धार्थ उसे पकड़कर अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा। उससे बचने के लिए वो करण के साथ उसकी गाड़ी में बैठ तो गई, लेकिन अब करण से पीछा छुड़ाना भी उसे मुसीबत ही लग रहा था। हे डोंट वरी, मेरे कॉन्सर्ट में अभी 1 महीने का टाइम है, तुम्हारे पास बहुत लंबा वक्त है मेरी ड्रेस को डिजाइन करने के लिए, ओके? करण ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। और वैसे भी मिस्टर टोन, अच्छा काम करने के लिए अच्छी सेहत और ताकत का होना भी जरूरी है, सो इट्स बेटर टू कम विद मी फॉर डिनर। लेकिन मुझे, सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की मगर करण ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जानने के लिए उनसे बात करना, उन्हें जानना और समझना भी उतना ही जरूरी होता है जितना डिजाइनिंग के लिए आइडियाज सर्च करना, ओके मिस्टर टोन? सोनल की भी समझ में आ गया था कि इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, सो उसने भी बस एक स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। करण के फेस पर भी एक स्माइल आ गई थी। उसने उसी वक्त रेस्टोरेंट में कॉल करके उन दोनों के लिए एक टेबल बुक करवा लिया। सोनल को हमेशा यही लगता था कि करण जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमेशा सिर्फ वेस्टर्न रेस्टोरेंट में ही जाते होंगे, लेकिन जब उसने खाना ऑर्डर किया तो वो हैरान हो गई। किसी टिपिकल पंजाबी लड़की की तरह उसने नान, दाल मखनी, छोले और राजमा चावल वगैरह सब कुछ ऑर्डर कर रखा था। सोनल ने एक बार सस्पिशन वाली नजरों से उसे देखा। क्या वाकई इतना सब खाने वाला आदमी भी इतना फिट रह सकता है? भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कहते हुए करण ने बिल्कुल खाने पर अटैक कर दिया। इस वक्त उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि सोनल के सामने कोई सेलिब्रिटी बैठा हुआ है। उसे ऐसे खाते देखकर सोनल के फेस पर भी एक स्माइल आ गई थी। वेल मिस्टर जॉन, मुझे एक्चुअली तुमसे ये पूछना था कि क्या सच में आज से पहले तुम मुझे नहीं जानती थी? करण ने आराम से खाना खाते हुए पूछा, मगर उसका क्वेश्चन सुनकर खाते हुए सोनल के हाथ रुक गए। उसने कंफ्यूजन से एक बार करण की तरफ देखा। क्या वाकई वो ये उम्मीद कर रहा था कि बाकी लोगों की तरह सोनल भी उसे जानती होगी? उसे चुप देखकर करण ने फिर से कहा,
वो एक्चुअली लड़कियां जब भी मुझसे मिलती हैं तो मेरे साथ सेल्फी लेने या मेरे ऑटोग्राफ के लिए बिल्कुल पागल हो जाती हैं, यू नो। मगर तुमने अब तक मुझसे ऐसी कोई डिमांड नहीं की। स्ट्रेंज। सोनल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। वो एक्चुअली मैं सेलिब्रिटीज को फॉलो नहीं करती, ना ही एंटरटेनमेंट न्यूज़ में मेरी कोई दिलचस्पी है। खासकर म्यूजिक में तो वैसे ही मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस कभी कभी गाने सुन लेती हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। करण ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी और ही प्लैनेट से आई हो। उसे भी पता था कि वो कितना पॉपुलर है, स्पेशली गर्ल्स के बीच तो वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन आज उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हो रही थी जो ना तो उसे जानती थी और ना ही उसे उसमें कोई इंटरेस्ट था। इनफैक्ट जब वो उसे फैशन हब के बाहर पहली बार मिली थी तब भी करण को देखकर उसके फेस पर कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही थी। वेल दैट्स गुड। अच्छा ही तो है कि सोनल उसे नहीं जानती। अब वो उसके साथ एकदम कंफर्टेबल होकर टाइम स्पेंड कर सकता था, वरना बाकी लड़कियां तो उसके साथ हमेशा किसी क्रेजी फैन की तरह ही पेश आती थी। और ऐसी सिचुएशन में कोई कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ सोनल को लग रहा था शायद करण को उसकी बात का बुरा लग गया होगा। आखिर वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी था, उसे ना पहचान कर सोनल ने शायद उसकी इंसल्ट कर दी थी। इसलिए उसने फौरन अपने बैग में से एक नोटबुक और पेन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। उसकी आवाज सुनकर करण अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने चौंकते हुए एक बार सोनल की तरफ देखा और फिर उसके हाथ में पकड़ी हुई नोटबुक की तरफ देखा। क्या ये लड़की अब उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि उसकी नजरों में भी वो एक सेलिब्रिटी ही है? अब उसे हंसी आ रही थी, मगर उसने उसे सोनल के सामने जाहिर नहीं होने दिया और एकदम से सीरियस होते हुए बोला, अब मेरा ऑटोग्राफ देने का मूड नहीं है, और वैसे भी द सुपरस्टार करण आहूजा खुद तुम्हारे साथ डिनर कर रहा है, तुम्हें ऑटोग्राफ की क्या जरूरत है? हाँ? सोनल ने भी मुस्कुराते हुए नोटबुक को वापस अपने बैग में रख लिया। वैसे मुझे भी आपसे कुछ पूछना था। करण ने एक बार स्माइल करते हुए सोनल की तरफ देखा और फिर वापस खाने के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए जवाब दिया, यू कैन आस्क एनीथिंग मिस जॉन। आपने अपने कॉन्सर्ट के लिए ड्रेस डिजाइनिंग का काम मुझे क्यों दिया? आपको भी पता है कि मुझे वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपने मुझ पर इतना भरोसा क्यों दिखाया? सोनल ने करण की तरफ देखते हुए पूछा। सोनल को अब तक इस बात पर हैरानी हो रही थी कि आखिर करण के जैसे सेलिब्रिटी ने अपने इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सर्ट की ड्रेस डिजाइनिंग के लिए उस जैसी फ्रेशर को क्यों चुना? फैशन हब में बहुत सारी लेडीज अपनी ड्रेस की डिजाइनिंग करवाने के लिए आती थी, लेकिन किसी फ्रेशर से ड्रेस डिजाइन करवाने के नाम से ही उनका मुंह बंद हो जाता था। ऐसे में करण का ये स्टेप वाकई उसके लिए शॉकिंग था। करण ने उसकी तरफ देखे बिना ही राजमा चावल का एक स्पून अपने मुंह में लगाते हुए पूछा, क्यों, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है कि तुम ये कर पाओगी? मैंने ऐसा कब कहा? सोनल ने जल्दी से जवाब दिया। ये सच था कि उसके पास अभी ड्रेस डिजाइनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और पंक्ति को भी ऐसा लगता था कि सोनल के डिजाइन्स अभी मैच्योर नहीं है, लेकिन उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था कि वो ये काम कर सकती है। इनफैक्ट शुरू में जब करण ने उसे ये प्रपोजल दिया था तब वो थोड़ी नर्वस जरूर थी, लेकिन अब करण के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद उसकी नर्वसनेस पूरी तरह गायब हो गई थी। तो फिर इस सवाल की भी कोई जरूरत नहीं है, बस अपने काम में व्यस्त हो। फिर उसने सोनल की प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, और ये क्या है, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही, पहले खाना खा लो, काम की बातें तो बाद में होती रहेंगी। कहते हुए वो खुद ही उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगा। करण ने उन दोनों के लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया था। हालांकि करण उसके साथ अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन फिर भी सोनल के लिए तो वो एक अजनबी ही था ना, जिससे वो अभी कुछ ही घंटों पहले मिली थी। अकेले उसके साथ इस प्राइवेट रूम में डिनर करते हुए उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो तो बस भगवान से मांग रही थी कि जल्दी से जल्दी डिनर खत्म हो तो वो सीधे घर चली जाएगी। जैसे ही उन दोनों का खाना खत्म हुआ, सोनल ने उससे पूछा, अगर आपकी ड्रेस के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन करण ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, उसने टिश्यू से अपना हाथ पोंछते हुए जवाब दिया, आज तो मजा ही आ गया खाना खा के। इतने दिनों के बाद बिना डाइटिंग की फिक्र किए पेट भरकर खाना खाया है मैंने। सोनल को परेशानी से अपनी तरफ देखते देखकर उसने कहा, यार तुम्हें काम के अलावा और कुछ सोचना नहीं है क्या? अभी तो खाना खत्म किया है हमने और अभी ही तुम काम के लिए भी तैयार हो गई। इतनी भी क्या जल्दी है? मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ, हम आराम से इस बारे में बात कर सकते हैं। सोनल की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। ना ये आदमी उसे खाते वक्त काम की बात करने दे रहा था, ना वो उसे खाने के बाद ही काम की बात करने दे रहा है। तो आखिर वो उससे काम की बात करेगा कब? खैर जो भी है, अब कस्टमर जो कहेगा वो तो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा ना। सो फिर उसने आगे करण से कुछ नहीं पूछा, लेकिन फिर करण का मूड बदल गया और उसने सोनल पर तरस खाते हुए जवाब दिया, एक्चुअली मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। अगर बाद में मुझे ऐसा कोई ख्याल आएगा तो डेफिनेटली मैं तुम्हें बताऊंगा, ओके? इतना कहकर उसने अपना कार्ड निकालकर सोनल की तरफ बढ़ा दिया और बोला, ये मेरा नंबर रख लो, कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक इस पर कॉल कर सकती हो। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। सोनल ने मना करने की कोशिश की, लेकिन करण ने उठते हुए थोड़ी नाराजगी से कहा, मैं तुम्हें इतना बुरा इंसान नजर आता हूँ क्या? इतनी रात को मैं तुम्हें अकेला घर कैसे जाने दे सकता हूँ? चलकर चुपचाप गाड़ी में बैठो, ओके? मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। उसके बाद सोनल ने भी कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप गाड़ी में बैठकर उसे अपना एड्रेस दे दिया। करण ने गाड़ी सिद्धार्थ की कम्युनिटी के बाहर रोक दी। गाड़ी रुकते ही सोनल तुरंत बाहर आ गई। लिफ्ट के लिए थैंक यू, सोनल ने एक स्माइल के साथ उसे बाय बोलते हुए कहा। इट्स ओके मिस इंटर्न, करण ने हंसते हुए जवाब दिया और फिर अपनी गाड़ी वापस हाईवे की तरफ घुमा दी। उसके जाने के बाद सोनल ने राहत की सांस ली। करण उसकी जिंदगी का सबसे पहला कस्टमर था। थैंकफुली वो इतना सपोर्टिव नेचर का था कि इस वजह से सोनल को काम करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली थी। लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। उसने सोनल के ऊपर जो भरोसा दिखाया था उसे सोनल किसी भी तरह तोड़ना नहीं चाहती थी। अपने ख्यालों में खोई सोनल तेजी से चलते हुए घर में दाखिल हो गई। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, आशा ने एक स्माइल के साथ उसका वेलकम किया। आप आ गई मैडम, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। सोनल अभी उसकी बात पर कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वहां नाराजगी से भरी एक आवाज गूंजी, कहां से आ रही हो तुम? सोनल को कॉल करने के बाद सिद्धार्थ फौरन फैशन हब जाने के लिए निकल गया था। वहां पहुंचने के बाद उसने सोनल को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। सोनल ने कहा था कि वो इस वक्त काम में बिजी है, शायद उसे फोन उठाने का वक्त ही नहीं मिला होगा। ये सोचकर सिद्धार्थ ने वहीं कार में बैठकर उसका वेट करने का फैसला किया। उसे वहां बैठे बैठे करीब आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन फिर भी सोनल का कहीं आता पता नहीं था। उसने बेचैनी से एक बार पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक सरसरी से नजर डाली और एक बार फिर से सोनल को कॉल किया, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ से अब बाहर रुकना और मुश्किल होता जा रहा था। उसने अपनी तरफ का डोर ओपन किया और बाहर निकलने ही वाला था कि अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे तुम? तेरी समझ में नहीं आता क्या? अभी तुझे अपने पैरों पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। अमन ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। सिद्धार्थ का भी पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इस वजह से अमन खुद ड्राइव करके उसे यहां तक लेकर आया था। आई डोंट केयर, मैं उसे लेने जा रहा हूं, कहते हुए सिद्धार्थ बाहर निकल गया। आगे से कभी मुझसे अपना ट्रीटमेंट मत करवाना, जब मेरी कोई बात तुझे सुननी नहीं है तो मैं आया किस लिए हूं? अमन ने नाराज होते हुए कहा। जितनी तू चलने की कोशिश करेगा उतनी ही तेरी प्रॉब्लम बढ़ेगी, समझा? अभी भी समझा रहा हूं, यहीं बैठकर थोड़ी देर वेट कर ले, आ जाएगी वो। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बस अभी उसे लेकर आ रहा हूं,
कहते हुए सिद्धार्थ ने अमन से अपना हाथ छुड़ाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से वो उस बिल्डिंग की एंट्रेंस तक पहुंच गया, लेकिन फिर वहां से लौटकर गाड़ी में वापस आ गया। अब क्या हुआ, वापस क्यों आ गया? अमन ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। वो नहीं चाहती कि किसी को भी हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। अगर मैं ऐसे ही उसके ऑफिस में चला गया तो फिर शायद उसके लिए यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। सिद्धार्थ ने परेशानी से जवाब दिया। एक बार फिर से उसने अपना फोन निकाला और वहीं से सोनल को कॉल करने की कोशिश करने लगा, मगर सोनल ने उसके किसी कॉल का या मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में हार कर उसने अमन से कहा, कोई फायदा नहीं है यहाँ रुककर, लेट्स गो बैक। सिद्धार्थ को घर छोड़कर अमन वापस हॉस्पिटल चला गया था। सिद्धार्थ को लगा था कि शायद सोनल घर आ गई होगी, लेकिन यहाँ आकर भी उसे डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी थी। काफी देर तक सोनल का वेट करने के बाद आखिर उसने रोहित को कॉल किया और उसे सोनल का पता लगाने को कहा। रोहित ने फैशन हब में कॉल करके सोनल के बारे में पता किया। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया कि सोनल तो काफी देर पहले ही वहां से निकल गई थी। ये जानकर सिद्धार्थ को अब और भी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। आखिर ऐसी हालत में कहाँ जा सकती है वो, और फिर वो उसके कॉल्स को क्यों इग्नोर कर रही है? ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। जैसे जैसे शाम गहराती जा रही थी उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। इतनी देर में उसने अब तक इतनी स्मोकिंग कर ली थी कि टेबल पर पड़ा एशट्रे ऊपर तक भर गया था। परेशानी से वो बार बार खिड़की के सामने आकर खड़ी होकर रास्तों की तरफ देखने लगता था, जैसे अभी कहीं से चलती हुई सोनल वापस आ जाएगी। न जाने कितनी देर तक वो उन रास्तों की तरफ अपनी नजरें टिकाए खड़ा सोनल का इंतजार करता रहा। इतनी देर तक खड़ी रहने के कारण भी उसके पैरों में बुरी तरह दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिला। लगातार स्मोकिंग करते रहने की वजह से अब उसे खांसी भी आने लगी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था सिद्धार्थ का पेशेंस खत्म होता जा रहा था। आखिर में उसने अपना फोन निकाला। रोहित से कहकर अगर वो शहर भर के सारे सर्वेलेंस कैमरा चेक करवा लेना तो उसे पता लग सकता था कि सोनल इस वक्त कहां पर है। मगर इससे पहले कि वो रोहित का नंबर डायल कर पाता उसे दूर से सोनल घर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ गई। उसे सेफ देखकर सिद्धार्थ की जान में जान आ गई, मगर सोनल के लिए उसकी फिक्र अब तक नाराजगी में बदल चुकी थी। कहां थी तुम अब तक? जैसे ही सोनल ने घर में कदम रखा उसने सबसे पहला सवाल उससे यही किया। सोनल ने चौंकते हुए आवाज की डायरेक्शन में देखा। सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा देखकर वो हैरान रह गई थी। वो अब तक लिविंग रूम की खिड़की के पास ही खड़ा था। उसके हाथों में अभी एक सिगरेट थी जो लगभग खत्म हो चुकी थी। पास में ही टेबल पर पड़ा एक एशट्रे साफ साफ चुगली कर रहा था कि उसने इतनी देर में कितनी सारी सिगरेट्स फूंक डाली थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी। अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कंफ्यूजन के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सोनल से नाराज जरूर था, लेकिन आशा के सामने उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता था। इसलिए अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश करते हुए उसने दोबारा पूछा, कुछ पूछा है मैंने तुमसे, कहाँ थी तुम इतनी देर तक? और तो और मेरे किसी कॉल का जवाब भी देना तुमने जरूरी नहीं समझा? सोनल ने अपने जूते उतारकर स्लीपर्स पहन लिए और घर के अंदर आ गई। मैंने तुमसे कहा था मैं 20 मिनट में आकर तुम्हें पिक कर लूंगा, फिर मेरा वेट क्यों नहीं किया तुमने? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा, लेकिन उससे नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सो उसने अपनी नजरें झुकाए हुए ही उसे धीरे से जवाब दिया, आजकल हमारे स्टूडियो में काम बहुत ज्यादा है, सो मुझे आज ओवर टाइम करना पड़ा। ओवर टाइम? ये वर्ड दोहराते हुए गुस्से के कारण सिद्धार्थ की मुट्ठियां कस गई थी। उसे इस वक्त सोनल के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसने शांत आवाज में पूछा, तुम आज पूरे दिन अपने वर्क प्लेस पर ही थी? सोनल ने वैसे ही सिर झुकाए हुए धीरे से जवाब दिया। उसने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा। शायद सिद्धार्थ की आंखों में देखकर झूठ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। सिद्धार्थ कुछ देर तक वहीं खड़ी खड़ी गुस्से में उसे देखता रहा। वो भी जानता था कि सोनल उसे झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने उससे कुछ नहीं कहा। खाना खाया तुमने? उसने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम वापस हॉस्पिटल जा रहे हो? सिद्धार्थ ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो गौर से उसके चेहरे पर आते जाते एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश करता रहा। आखिर क्या वजह थी कि आज सोनल को उससे झूठ बोलना पड़ रहा था? दूसरी तरफ सोनल ने जब सिद्धार्थ को घर में देखा था तो वो नर्वस होने लगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ भी घर आ जाएगा, और फिर जब से वो घर में घुसी थी तब से ही सिद्धार्थ लगातार उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। इससे वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। सिद्धार्थ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सो अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो प्लीज अभी चले जाओ। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर तुम यहीं रहने वाले तो प्लीज जाकर आराम कर लो। तुम्हें यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, सो मैं ऊपर अपने रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर सोनल सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सोनल को सीढ़ियां चढ़ते देखकर सिद्धार्थ को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कितनी सफाई से झूठ बोलना सीख गई है सोनल। उसे भी पता है कि वो आज बहुत ज्यादा देर से घर आई है। आखिर ऐसा भी क्या काम आ गया था उसे जो उसे आज घर आने में इतनी देर हो गई? जिस तरीके से वो उससे नजरें चुरा रही थी, तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई थी, उससे सिद्धार्थ और भी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। आखिर हो क्या गया है सोनल को? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है वो? सर, क्या मैं मैडम को डिनर के लिए नीचे बुला लूं? आशा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए पूछा। बुला लो। सिद्धार्थ ने एक नजर ऊपर के कमरे की तरफ डालते हुए जवाब दिया। आशा तुरंत सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई। सिद्धार्थ डाइनिंग टेबल पर बैठकर सोनल के नीचे आने का वेट करने लगा। 2 मिनट बाद कदमों की आहट सुनकर उसने मुड़कर देखा तो वहां आशा के अलावा और कोई नजर नहीं आया। कहाँ है वो? सिद्धार्थ ने हैरानी से ऊपर की तरफ देखते हुए पूछा। सर, मैडम ने कहा है कि उन्होंने डिनर कर लिया है, अब वो और कुछ भी नहीं खा पाएंगी। आशा ने डाइनिंग टेबल के पास आते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ को अब अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। आज हॉस्पिटल में सीजल ने उन दोनों के लिए वेजिटेबल सूप और खाना भिजवाया था, लेकिन तब तक सोनल वहां से निकल चुकी थी। घर आने के बाद उसने आशा से सबसे पहले सोनल के लिए खाना और सूप रेडी करने को कहा था, ताकि आने के बाद उसे भूखा नहीं रहना पड़े। उसके इंतजार में वो खुद इतनी देर से बिना कुछ खाए पिए खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन वापस आने के बाद सोनल ने उसके पास रुकना तक जरूरी नहीं समझा था। और तो और अब वो डिनर के लिए नीचे आने को भी तैयार नहीं थी। ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो, उसने पूछे मन से उसे जवाब दे दिया। जैसे ही आशा किचन की तरफ जाने के लिए मुड़ी, सिद्धार्थ ने उसे पीछे से आवाज लगाकर रोकते हुए कहा, एक काम करो, मुझे वो सूप बोल दे दो, मैं खुद ही लेकर जाऊंगा। अपने हाथों में ट्रे लिए सिद्धार्थ धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर सोनल के रूम के बाहर आ गया। उसने डोर नॉक किया। उसके कुछ बोलने से पहले ही अंदर से आवाज आई, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, आप फिर से क्यों? सोनल को लगा शायद आशा उसे फिर से बुलाने आई है, सो उसने बिना दरवाजा खोले ही जवाब दे दिया। लेकिन दरवाजे के पीछे से सिद्धार्थ की आवाज सुनकर उसकी बात अधूरी रह गई। सोनल, मैं हूं, दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ ने वहीं खड़े खड़े उसे ऑर्डर दिया। क्या हुआ सिद्धार्थ, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? सोनल ने परेशान होते हुए पूछा। ऑब्वियसली वो दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी। पहले दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ सोनल से नाराज जरूर था, लेकिन उसका दिल उसे अपनी नाराजगी को जाहिर करने की परमिशन नहीं दे रहा था। कितना बदल जाता है ना इंसान जब उसे प्यार हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद सोनल ने आकर दरवाजा खोल दिया। वो सिद्धार्थ से कुछ पूछती, उससे पहले ही उसकी नजर सिद्धार्थ के हाथों में पड़ी ट्रे के ऊपर चली गई। सिद्धार्थ को अपनी फिक्र करते हुए देखकर एक बार फिर से उसके दिल में इमोशंस का तूफान सा उठने लगा था। क्यों करते हो तुम ये सब मेरे लिए सिद्धार्थ? सोनल उससे ये पूछना चाहती थी,
लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया और धीरे से बोली, सिद्धार्थ मुझे सचमुच भूख नहीं है। मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप रूम के अंदर आ गया। बेड साइड टेबल पर ट्रे रखते हुए वो आराम से वहीं बेड पर बैठ गया। उसने एक नजर सोनल के ऊपर डाली जो अब तक दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वहां खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? यहाँ और जल्दी से सूप बोल फिनिश करो। लेकिन सिद्धार्थ, सोनल ने परेशान सी आवाज में कुछ कहना चाहा, मगर सिद्धार्थ ने तुरंत हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। बहस करने का कोई फायदा नहीं है, ये तुम भी जानती हो। सोनल ने हार मान ली। जब तक वो अपनी जिद पूरी ना कर ले तब तक वैसे भी कहां मानता था वो। अगर उसका कहा मानकर सूप नहीं पिया तो वो शायद पूरी रात यहीं बैठा रहेगा। और सोनल ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। कल की रात उसके साथ बिताने का रिजल्ट वो देख चुकी थी। अब दोबारा उससे ये सब पॉसिबल नहीं था। जितनी देर वो साथ रहती उतनी देर तक उसे यही एहसास बार बार होता रहता कि सिद्धार्थ उससे प्यार नहीं करता है। सोनल को इस बात का भी डर था कि जितना सिद्धार्थ उसकी केयर करेगा ना, उसके लिए सोनल का प्यार उतना ही गहरा होता चला जाएगा। उसके बाद उसके लिए सिद्धार्थ को भूल पाना और भी ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए बेहतर यही था कि वो उसकी बात मान ले और बात को यहीं खत्म कर दे। धीमे कदमों से चलते हुए वो टेबल के पास पहुंची। उसने एक बार बोल को हाथ से टच करके देखा। सूप अभी भी गर्म था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे पीने में कोई प्रॉब्लम हो। सोनल ने बोल हाथ में उठा लिया और कुछ ही मिनट्स में पूरा सूप पीकर खाली बोल वापस रख दिया। उसे सूप पीते देखकर सिद्धार्थ फाइनली रिलैक्स फील कर रहा था। अब उसके होंठों पर भी एक स्माइल आ गई थी। अपने हाथों से अपने लिप्स के कोनों को पोंछते हुए सोनल बोली, सिद्धार्थ मैंने फिनिश कर दिया है। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई थी। क्या वो उसे इनडायरेक्टली वहां से जाने को कह रही थी? अब उससे सोनल का ये स्ट्रेंज बिहेवियर और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। सोनल व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सिद्धार्थ ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। एक अनजान सा डर अब सिद्धार्थ के दिल में जगह बनाने लगा था। पहले तो सोनल ने उससे कभी झूठ नहीं बोला था और फिर अब उसे खुद से दूर करने के लिए भी परेशान थी। पिछले कुछ टाइम से सोनल ने जिस तरह सिद्धार्थ के साथ बिहेव किया था, उसकी केयर की थी, उसके बाद सिद्धार्थ को तो यही लगने लगा था कि शायद सोनल भी उससे प्यार करती है। वो तो आज उससे उन दोनों के रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए बात भी करना चाहता था। लेकिन सोनल जिस तरीके से बिहेव कर रही थी उसके बाद अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बार फिर से उसका सब कुछ छिन जाएगा। ये ख्याल दिमाग में लाने भर से भी वो पैनिक हो रहा था। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनल ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। तो फिर तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? कुछ सोचकर उसने फिर कहा, या फिर कल मेरा पॉइजनस ब्लड सक करने की वजह से तुम्हारा? कहते कहते सिद्धार्थ रुक गया। एक्चुअली वो कहने जा रहा था कि उसका जहरीला खून चूसने की वजह से सोनल का दिमाग खराब हो गया है क्या? शायद तभी वो अचानक ऐसे बिहेव करने लगी है। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने वर्ड्स को चेंज कर लिया। आई मीन तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ मुझे। सिद्धार्थ ने परेशानी से उसकी तरफ देखकर पूछा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद ज्यादा काम करने की वजह से मैं थक गई हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। सोनल ने बात को बदलते हुए कहा। सिद्धार्थ अब बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था। सोनल तो उसे कुछ भी सच बोलना ही नहीं चाहती थी। जब से वो घर आई थी लगातार बस उसे झूठी बोले जा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी उसे अपने सवालों के जवाब देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। आखिर शादी से पहले यही तो तय हुआ था ना उन दोनों के बीच। वो दोनों दुनिया के लिए तो हस्बैंड वाइफ रहेंगे, लेकिन असल में उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा और ना ही वो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल देंगे। ऐसे में सिद्धार्थ उससे किस हक से पूछता कि वो आज दिन भर कहाँ थी? लेकिन ये भी सच था कि हस्बैंड वाइफ के इस झूठे खेल में कब सिद्धार्थ सोनल को अपने दिल की गहराइयों से चाहने लगा था, ये खुद उसे भी नहीं पता चल पाया था। वैसे सिद्धार्थ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। अगर मैंने इसके लिए ठीक से काम किया तो आगे मुझे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सोनल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। ओह कंग्रेट्स। सिद्धार्थ ने एक फीकी सी स्माइल के साथ उसे देखते हुए कहा। थैंक्स। सोनल ने अपना गला साफ करते हुए कहा। अब वैसे तो इसे कंप्लीट करने के लिए काफी वक्त है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं इसमें अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। सो मैंने सोचा कि काम शुरू करने से पहले एक बार अपने क्लाइंट के पिछले ड्रेसिंग स्टाइल्स को स्टडी करना बेहतर रहेगा। तो तुम अब प्लीज जाकर रेस्ट करो। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि सोनल सिद्धार्थ को अपने रूम से बाहर जाने के लिए कह रही थी। सोनल, अब क्योंकि तुम काम करना शुरू कर रही हो तो मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। सिद्धार्थ ने सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। सोनल की नजरें इस वक्त सिद्धार्थ के ऊपर ही जमी हुई थी। आखिर सिद्धार्थ उससे क्या पूछना चाहता है? अब सोनल, वो मैं पूछना चाहता था कि क्या तुमने मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए कुछ सोचा है? सिद्धार्थ ने एकदम सीरियस होते हुए पूछा। जवाब में सोनल ने बस नाम ही अपना सर हिला दिया। वैसे भी सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि वो इस बारे में कुछ भी सोच ही नहीं पाई थी। कल अचानक से वो उसे लेकर मेहता निवास चला गया, जहां उसने उसे उसका घर वापस लौटाया और फिर रास्ते में वापस आते आते ही उसने उसे उसकी कंपनी भी वापस कर दी थी। उसके बाद कल रात को उन दोनों के बीच इतना कुछ हो गया था कि उसे इस बात का ख्याल तक नहीं रहा। सुबह उठकर जब वो फैशन हब गई तो एकदम सरप्राइजिंग रूप से उसे उसकी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट भी मिल गया और अपने उस नए क्लाइंट के साथ बातें करते करते ही आज उसे रात हो गई थी। तो बेसिकली उसे इस बारे में कुछ भी सोचने का वक्त ही कहाँ मिला था। कुछ सोचकर सोनल ने जवाब दिया। सिद्धार्थ, तुम तो जानते ही हो मुझे इन सब चीजों की कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने कभी कंपनी में कोई रोल प्ले किया है। सो आई होप कि तुम इस मामले में मुझे गाइड करोगे। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। एक्चुअली मैं भी वही कहना चाहता था। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज लगभग खत्म हो चुकी है। एक बार फिर से सब कुछ पहले की तरह खड़ा करने के लिए नए सिरे से काम करना होगा। जब तक तुम खुद सारी जिम्मेदारियां संभालने के लायक नहीं हो जाती तब तक मैं कंपनी को संभालने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बट ओनली इफ यू ट्रस्ट मी। सिद्धार्थ की बात खत्म होती ही सोनल ने एकदम जल्दबाजी में जवाब दिया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भले ही सोनल को अपना प्यार न मिल पाया हो, लेकिन फिर भी इस दुनिया में अगर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसी के ऊपर कर सकती थी तो वो सिद्धार्थ ही था। सोनल ने जिस तरीके से ये बात कही थी उसने सिद्धार्थ को सरप्राइज कर दिया था। ये बात होने से पहले सोनल ने एक बार भी नहीं सोचा था क्या वो वाकई उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करती है। ये सोचकर ही उसे अपने दिल में एक हलचल सी महसूस होने लगी थी। रियली? उसने कंफर्म करने के इरादे से सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। इतना ट्रस्ट है मुझ पर? और अगर मैंने फिर से कंपनी को बर्बाद कर दिया तो? सिद्धार्थ ने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए पूछा। मुझे पूरा यकीन है कंपनी अगर दोबारा बर्बाद हुई भी तो उसकी वजह तुम नहीं होगी। सोनल ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। वैसे अगर तुम्हारे पास कंपनी के लिए कोई नया आइडिया है तो उसे मेरे साथ डिस्कस कर सकती हो, या फिर पहले की ही तरह तुम कंपनी के क्लोथिंग बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हो। सोनल ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब दिया। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही है कि कंपनी के क्लोथिंग के बिजनेस को ही आगे बढ़ाना सही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है ये सही आइडिया है? सिद्धार्थ बस मुस्कुरा दिया। वो भी जानता था कि सोनल अपने पेरेंट्स की कंपनी को वापस उसी तरीके से खड़ा करना चाहती है जैसा कि वो छोड़ कर गए थे। नो प्रॉब्लम, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसने सोनल की तरफ देखकर जवाब दिया। अब सोनल के चेहरे पर भी खुशी खुलकर नजर आने लगी थी। न केवल उसे उसकी कंपनी वापस मिल गई थी, बल्कि आज वो उसे वापस नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए प्लानिंग भी कर रही थी। सब कुछ उसके लिए किसी सपने के जैसा ही तो था,
लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने परेशान नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा। तुम पहले से ही इतना सारा काम कर रहे हो, अब एक और कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर के ऊपर आ जाएगी, तुम्हें तो ठीक से आराम करने का वक्त ही नहीं मिल पाएगा सिद्धार्थ। सोनल को अपनी फिक्र करते देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी। अब तक सोनल के बिहेवियर को लेकर जो टेंशन से हो रही थी ना, अब वो पूरी तरह दूर होने लगी थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ज्यादा काम करने की वजह से परेशान हो जाऊंगा तो तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, सिद्धार्थ ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा। सोनल की आंखों में कंफ्यूजन देखकर उसने आगे कहा, आज के बाद फिर कभी इतनी देर तक बिना बताए बाहर मत रहना प्लीज, इससे ज्यादा परेशान मुझे और कोई बात नहीं करती। सोनल ने अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा सिद्धार्थ। बाय द वे, तुम मुझे फैशन हब में अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रही थी। सिद्धार्थ ने अब बात दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, हाँ तुम्हें पता है सिद्धार्थ, मुझे मेरे क्लाइंट के कॉन्सर्ट के लिए ड्रेस डिजाइन करनी है। सोनल ने एकदम एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया। उसे खुश देखकर अब सिद्धार्थ का भी मन हल्का हो गया था। ओहो, तो तुम्हारा क्लाइंट कोई सेलिब्रिटी है? इससे अच्छा स्टार्ट तो कुछ और हो ही नहीं सकता था। जस्ट डू इट वेल, हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, सिद्धार्थ ने उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। उसके टच को फील करते ही एक बार फिर से सोनल की धड़कनें तेज होने लगी थी, लेकिन साथ ही सिद्धार्थ के वर्ड्स उसके दिल को सुकून पहुंचाने का भी काम कर रहे थे। सिद्धार्थ ने हमेशा ही उसे एनकरेज करने का काम किया था। वो हमेशा से यही चाहता था कि सोनल अपनी जिंदगी में एक बेहतर इंसान बने। ऐसे में उसकी थोड़ी सी तारीफ भी सोनल के लिए किसी एनर्जी टॉनिक की तरह काम करती थी, जिससे उसे हमेशा पहले से ज्यादा बेहतर करने का कॉन्फिडेंस मिलता था। और अब तो सोनल ने डिसाइड भी कर लिया था कि वो सिद्धार्थ को डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अपनी लाइफ के इस पहले प्रोजेक्ट को पूरा करने में वो अपनी जी जान लगा देगी और सिद्धार्थ के सामने साबित कर देगी कि जो भरोसा उसने उस पर दिखाया है वो गलत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद मेरी सोनल के पास कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, सिद्धार्थ ने उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करते हुए कहा। लेकिन सोनल ने तो बाकी सारे वर्ड्स जैसे सुने ही नहीं थे। उसका ध्यान तो बस उन्हीं दो वर्ड्स पर अटक कर रह गया था, मेरी सोनल। क्या सचमुच वो उसे अपनी मानता है? एक पल में ही वो अपनी सारी उदासी भूल गई। कल रात सिद्धार्थ ने भले ही उसके लिए अपना कोई प्यार शो नहीं किया था, लेकिन आज उसके कहे ये दो शब्द उसे सैकड़ों प्रपोजल से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। एक बार फिर से सोनल के मन में उन दोनों के रिश्ते को लेकर उम्मीदें जागने लगी थी। उसने अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने जब उसे अपनी तरफ देखते देखा तो वो भी उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। सोनल की तरफ देखते हुए उसे अपने दिल में जो एहसास हो रहा था वो बस उसी में डूब जाना चाहता था। उसका दिल तो कर रहा था कि सोनल को इसी वक्त अपनी बाहों में भर ले और उसे जी भर के प्यार करे। बहुत मुश्किल से उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और बोला, सोनल क्या तुम? इतना कहते कहते वो रुक गया। सोनल ने कंफ्यूजन से सिद्धार्थ की तरफ देखा। हाँ बोलो सिद्धार्थ। मगर सिद्धार्थ की समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे वो सोनल से अपनी बात कहे। वो उससे पूछना चाहता था कि क्या वो उसे कभी अपना पाएगी, क्या वो भी उसे कभी उतना ही प्यार कर पाएगी जितना कि वो उससे करने लगा है। लेकिन ये सब बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, या फिर शायद वो इस बात से डरता था कि अगर सोनल ने उसे ना बोल दिया तो वो एक बार फिर से टूट जाएगा। वो एक बार प्यार का दर्द झेल चुका था, अब दोबारा वो सब कुछ सहने की उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी। वो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या तुम्हें किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं है? आई मीन कोई बॉयफ्रेंड बना तुम्हारा? सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपना सवाल बदल दिया। इस तरीके से वो जान भी जाएगा कि सोनल के मन में क्या चल रहा है और सोनल को उसकी फीलिंग्स का पता भी नहीं चलेगा। वहीं सोनल उसका सवाल सुनकर एकदम चुप हो गई थी। वो बस एक टक सिद्धार्थ के चेहरे को ही देखे जा रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी सिद्धार्थ की बातें सुनने के बाद उसके मन में जो उम्मीदें जागी थी ना, वो एक बार फिर से टूट गई थी। आज अचानक वो उसके बॉयफ्रेंड के लिए क्यों पूछ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर उसने नाम में अपना जवाब दिया तो शायद वो खुद उसके लिए कोई लड़का खोज कर ले आएगा और कहेगा कि सोनल प्लीज इससे शादी कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। क्या वो अब उससे पीछा छुड़ाने का सोच रहा है? ये ख्याल मन में आते ही सोनल का दिल बैठने लगा था।